आज हम लोग इनकम टैक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इनकम टैक्स पढ़ने के पहले हम लोग सबसे पहले ये समझें कि टैक्स होता क्या है। व्हाट इज टैक्स? इनकम टैक्स तो बाद में समझेंगे, पहले समझ लेते हैं कि टैक्स क्या होता है। कहता है कि टैक्स इज अ फी। टैक्स क्या है भाई? फी है। फी है तो कौन चार्ज करेगा? स्कूल? बोला नहीं। फी चार्ज्ड बाय गवर्नमेंट। टैक्स क्या है? फी है। कौन चार्ज करता है? गवर्नमेंट। फी है, चार्ज करता है कौन? गवर्नमेंट। किस चीज़ पर चार्ज होता है भाई ये फी? बोला तीन चीज़। आपके इनकम, आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, और आपके एक्टिविटी को सर्विस कर देते। टैक्स क्या है? फी है। चार्ज कौन करता है? गवर्नमेंट। ये फी किस चीज़ पर चार्ज होता है? तो आपके इनकम पर, अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उस पर, और अगर आप कोई एक्टिविटी अवेल कर रहे हैं, सर्विस अवेल कर रहे हैं। तो टैक्स क्या है? बहुत आसान सी चीज़ है। फी है, कौन चार्ज करता है? चार्ज बाय द गवर्नमेंट। किस चीज़ पे चार्ज होता है? तो इनकम, प्रोडक्ट और एक्टिविटी पे। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई ये गवर्नमेंट इस फी को चार्ज ही क्यों करता है? क्या पर्पस है गवर्नमेंट को इस फी को चार्ज करने का? गवर्नमेंट नीड्स मनी। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए देश चलाने के लिए। ये जो टैक्स है ये गवर्नमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये टैक्स जो कि फ़ी है गवर्नमेंट चार्ज करता है। क्यों चार्ज करता है? गवर्नमेंट को कंट्री चलाना है, कंट्री चलाने के लिए उसको पैसा चाहिए। तो ये जो टैक्स है ये गवर्नमेंट के बहुत से सोर्सेज ऑफ इनकम में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है। क्लियर? तो वापस आते हैं, टैक्स क्या है भाई? टैक्स एक फ़ी है। चार्ज कौन करता है? गवर्नमेंट। किस चीज़ पे चार्ज होता है? आपके इनकम, प्रोडक्ट या एक्टिविटी पे। एक्टिविटी हो गया सर्विस। कहता है कि इस फी का जो नेचर है ना वो वॉलेंटरी नहीं, कंपलसरी है। यानी अगर आपके ऊपर टैक्स लग गया तो ये आपके मन मर्जी पर नहीं है कि आप पे कीजिएगा या नहीं पे कीजिएगा, क्योंकि इस फी का नेचर कंपलसरी है। अगर आप किसी नियमावली के तहत टैक्स में फंसते हैं मतलब कि आपके ऊपर टैक्स चार्ज होता है, तो ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आपके मन मर्जी पर है। मन है तो दे दो टैक्स, नहीं मन है तो मत दो। टैक्स फी है, चार्ज बाय गवर्नमेंट। क्या चीज़ पे? आपके इनकम, प्रोडक्ट और एक्टिविटी पे। एक्टिविटी जो है वो सर्विस है। द नेचर ऑफ दिस फी इज कंपलसरी। इस फी का ज़रूरत क्यों पड़ता है गवर्नमेंट को? इस कारण कि गवर्नमेंट को देश चलाना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं तो गवर्नमेंट से आप ये नहीं पूछ सकते कि भाई जो हमने आपको टैक्स दिया उस टैक्स का कितना हिस्सा आप मेरे पर खर्च कर रहे हैं। हम जब टैक्स पे करते हैं टू द गवर्नमेंट, तो अब उस टैक्स का इस्तेमाल गवर्नमेंट किस चीज़ के लिए करेगा, ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, यानी गवर्नमेंट की चाहत है। आई कांट आस्क गवर्नमेंट कि भाई तुमने हमसे जो पैसा लिया उसका इस्तेमाल मेरे ऊपर कितना किया है। मान लो कि हम बहुत टैक्स पे करते हैं, अब मेरे मकान के सामने से जो रोड जा रहा है उसमें एकदम गड्ढा है। आई कांट कंप्लेन कि यार हम टैक्स इतना देते हैं, तुम गड्ढा नहीं बन रहे हो। हमारे द्वारा दिए गए टैक्स का इस्तेमाल गवर्नमेंट किस कार्य में करता है, ये गवर्नमेंट के विवेक पर है। हो सकता है कि नॉर्थ से कलेक्ट किया टैक्स साउथ में यूज़ किया,
ईस्ट इंडिया से कलेक्ट किया, वेस्ट इंडिया में यूज़ किया, या वाइसे वर्सा, साउथ से कलेक्ट किया टैक्स, नॉर्थ में यूज़ किया, ईस्ट में यूज़ किया, वेस्ट में यूज़ किया। यू कांट आस्क गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन 5 साल पे पूछ सकते हैं। आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने ठीक काम किया है, वापस उसको ले आइए। ठीक नहीं काम किया है, हटा के दूसरे गवर्नमेंट को ले आइए। तो वापस आते हैं पूरा इसको। टैक्स क्या है? फ़ी है। कौन चार्ज करता है? गवर्नमेंट। ये फ़ी क्या चीज़ पे चार्ज होता है? आपके इनकम, प्रोडक्ट और एक्टिविटी पे। इस फ़ी का नेचर क्या है? कंपलसरी। और क्या टैक्स देने के बाद आप सरकार से पूछ सकते हैं कि भाई आपने इस टैक्स का कितना पैसा हम पर खर्च किया? नहीं। ये जो लास्ट लाइन है कि जो टैक्स कलेक्ट होता है बाय द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट किस तरह से इस्तेमाल करेगा, ये गवर्नमेंट के विवेक पर है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इस टैक्स के ही नीचे भी हम पढ़ेंगे सेस। हमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, गवर्नमेंट किस में इस्तेमाल करेगा, वो गवर्नमेंट का खुद का विवेक, उसके अपने प्रेरोगेटिव्स हैं। सेस पढ़ेंगे अभी, पहले इसको एक बार पढ़ लें वापस। टैक्स क्या है? फ़ी है। कौन चार्ज करता है? गवर्नमेंट। क्या चीज़ पे चार्ज होता है? आपके इनकम, प्रोडक्ट और एक्टिविटी पे। इस फ़ी का नेचर क्या है? कंपलसरी। क्लियर है? आइए ज़रा नोट्स में, जिनके पास नोट्स है वो नोट्स निकालेंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे। देखिए क्या है। टैक्स इज़ अ फ़ी चार्ज बाय अ गवर्नमेंट ऑन अ प्रोडक्ट, इनकम और एक्टिविटी। अंडरलाइन कर लीजिए। फ़ी चार्ज बाय गवर्नमेंट, प्रोडक्ट, इनकम और एक्टिविटी। इट इज़ कंपल्सरी contribution from a person to the expenses incurred by the state in common interest of all, without reference to specific benefits conferred on any individual। आसान सा बात है, इंग्लिश में लिखा हुआ इसलिए कभी कभी दिक्कत होता है। नेचर क्या है इस फी का? कंपलसरी। काहे के लिए आप पे करते हैं? एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट नहीं, मतलब स्टेट यहाँ गवर्नमेंट मीन कर रहा है कि भाई टैक्स एक फ़ी है, गवर्नमेंट चार्ज करता है आपके इनकम, प्रोडक्ट और एक्टिविटी पे। किस वास्ते, क्यों चार्ज करता है? क्योंकि गवर्नमेंट को खर्च करना है। ठीक है? गवर्नमेंट इस टैक्स का इस्तेमाल कहाँ करता है, ये गवर्नमेंट की चाहत है। इसी लाइन को यहाँ लिखा हुआ है, इन कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल, विदाउट रेफरेंस टू स्पेसिफिक बेनिफिट्स कन्फर्ड ऑन एनी इंडिविजुअल। आप 50 करोड़ रुपया टैक्स पे किए, आप सरकार से नहीं पूछ सकते हैं कि इस 50 करोड़ जो हमने पे किया उसमें से कितना रुपया तुम मेरे बेनिफिट के लिए किए। तुमने पैसा दिया गवर्नमेंट को, अब गवर्नमेंट जो है पूरे देश का चिंता करते हुए उस पैसे का सही इस्तेमाल करेगा। अगर आपको लगता है कि वो गलत इस्तेमाल कर रहा है, आप 5 साल में उसको बदल सकते हैं। दैट्स इट। इसलिए गवर्नमेंट चुनते समय ध्यान से चुने कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, उसका इस्तेमाल वो सही तरीके से कर रहा है कि नहीं। क्लियर? आगे आई। दे आर लेविड एज दे कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। क्या है भाई? गवर्नमेंट के लिए ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, इनकम है। देखिए एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा डिफाइन टैक्स, लेकिन इनकम टैक्स पड़ जाता है आदमी और ये ध्यान ही नहीं रहता कि टैक्स है क्या। टैक्स क्या है? फी है। चार्ज कौन कर सकता है? ऐसा नहीं है कि आप रोड पे जा रहे हैं, कोई दादा आपको पकड़ लिया, बोले निकाल टैक्स, ठीक है ना, तो कहिएगा अरे सर पढ़ाए थे टैक्स इज़ अ फी। टैक्स फी है, जिसको चार्ज कौन कर सकता है? सिर्फ गवर्नमेंट। जग्गू दादा आपको रोड पे पकड़ लिए और कहे निकाल, रोड पे चल रहा है पैसा, वो टैक्स नहीं है, वो इलीगल है। टैक्स इज़ अ फी चार्ज बाय गवर्नमेंट ऑन इनकम, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। द नेचर ऑफ दिस फी इज़ कंपलसरी। क्यों आपको ये पे करना पड़ता है, या गवर्नमेंट आपसे ये क्यों चार्ज करती है? मतलब गवर्नमेंट को देश चलाना है। आप जब टैक्स देते हैं तो आप गवर्नमेंट से ये नहीं पूछ सकते हैं कि कहाँ खर्च किए बाबू, मेरे ऊपर कितना खर्च किए। नेकी कर दरिया में डाल, गवर्नमेंट को दे दिए, अब गवर्नमेंट उसका हिसाब किताब करेगा। इसी लाइन से जन्म लेता है सेस। बोला सेस क्या है? बोला सेस इज ऑल्सो टैक्स। सेस भी टैक्स, टैक्स है तो ये सारा गुण आएगा। बोला हाँ, सेस भी टैक्स है।
तो सेस और टैक्स में अंतर क्या है? सेस भी टैक्स है, तो सेस और टैक्स में अंतर क्या है, क्यों अलग अलग पढ़ते हैं? सेस जो है वो हमेशा उसके आगे एक नाम रहेगा, प्रीफिक्स रहेगा, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब ध्यान देना, गवर्नमेंट जब आपसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम पर पैसा लेता है तो उस पैसे का इस्तेमाल वो सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन पर ही करेगा। यानी जब आप टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट उसका कहाँ इस्तेमाल करेगा, यू डोंट नो। लेकिन जब आप सेस पे कर रहे हैं तो एंड यूज़ आपको मालूम है। गवर्नमेंट के ऊपर बंधन है कि गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम पर जो पैसा वसूला है उसका इस्तेमाल वो हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए ही करेगा। हम लोग पेट्रोल डीजल खरीदते हैं, उसमें एक होता है रोड सेफ्टी सेस, रोड सेफ्टी सेस। जब हम पे करते हैं तो हमको मालूम है कि भाई इस पैसे का इस्तेमाल गवर्नमेंट जो है इंडिया में रोड सेफ्टी के लिए यूज़ करेगा। रोड पे जाते होगे हाईवे वगैरह पे तो देखते होगे किनारे कुछ कुछ लिखा रहता है, तीखा मोड़, बेंड, गो स्लो, धीरे जाएं, घर पे कोई इंतज़ार कर रहा है। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, अगर घर में कोई इंतज़ार कर रहा है तो धीरे क्यों जाएंगे, भागते हुए जाएंगे। जोक सपाट, वो जो रोड के किनारे लिखा हुआ है ना वो इसी से लिखाता है, रोड सेफ्टी सेस। अब देखिए, टैक्स पे किए, आपको पता नहीं है कि गवर्नमेंट इसका कहाँ इस्तेमाल करेगा। सेस भी टैक्स है लेकिन सेस का एंड यूज़ आपको मालूम है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम पे आपसे पैसा वसूला, गवर्नमेंट इस पैसे का इस्तेमाल हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए ही करेगा। क्लियर है? तो एक बार सम अप करते हैं। टैक्स क्या है भाई? टैक्स एक फ़ी है। कौन चार्ज करता है? चार्ज बाई गवर्नमेंट। क्यों चार्ज करता है? गवर्नमेंट नीड्स मनी। गवर्नमेंट को देश चलाना है, देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो ये फ़ी कलेक्ट करता है हमसे। ये जो फ़ी हमसे कलेक्ट होता है बाय द गवर्नमेंट, क्या चीज़ पे कलेक्ट होता है? हमारे इनकम, प्रोडक्ट और एक्टिविटीज़ पे। इस फ़ी का नेचर क्या है? वॉलंटरली है। आपको मन है तो पे कीजिए, नहीं मन है तो नहीं पे कीजिए, नहीं, कंपलसरी है। आप अगर किसी नियमावली के तहत टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल हो गए कि भैया आपको टैक्स पे करना है, तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। बिना टैक्स पे किए काम नहीं चलेगा। फिर पढ़े हम लोग सेस। बोला सेस क्या है? बोला सेस भी टैक्स है। तो फिर सेस अलग से पढ़ते क्यों हैं? बोला सेस और टैक्स में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि सेस का एंड यूज़ पहले से तय रहता है। गवर्नमेंट जिस नाम पर सेस वसूलती है आपके सेस का इस्तेमाल उसी कार्य में करेगा। क्लियर है? आइए सेकेंड पैराग्राफ। सेस इज ऑल्सो अ टैक्स। द एंड यूज ऑफ द टैक्स इज एट द ऑप्शन ऑफ द गवर्नमेंट। बोला कि सेस भी टैक्स है। सेस इज ऑल्सो अ टैक्स। फिर कहा एंड यूज टैक्स का ऑप्शन है किसका? गवर्नमेंट का। हम लोग कहे ना टैक्स पे करने के बाद गवर्नमेंट उस टैक्स का क्या इस्तेमाल करेगा, ये गवर्नमेंट के इच्छा अनुसार है। द एंड यूज ऑफ द सेस, अब देखिए बोर्ड पर दिख रहा है तो आगे आगे मत भागिएगा। जब रीडिंग करेंगे तब आप अपने नोट्स में रीड कीजिएगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि पहले पढ़ के आप एग्जामिनेशन हॉल में जो डेट है उसके पहले पहुँच जाइएगा। एग्जामिनेशन हॉल में सब लोग एक ही साथ पहुँचेंगे जिस डेट को एग्ज़ाम होगा। बहुत लोग का क्या होता है कि पढ़ा रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं तो साथ साथ नहीं पढ़ करके आगे आगे भाग रहे हैं। आगे मत भागिए, साथ में सुनिए। द एंड यूज ऑफ द सेस is subject to the nature of the cess, that is the government can put to use the money collected on account of cess to only those activities for which they are collected. कितना आसान सा डिफरेंस है। सेस भी टैक्स है, तो फिर सेस और टैक्स में अंतर क्या है? सेस और टैक्स में ये अंतर है कि टैक्स का एंड यूज़ गवर्नमेंट के चाहत पर है, सेस का एंड यूज़ गवर्नमेंट के चाहत पर नहीं है। जिस नाम से वसूला गया है उसी काम में इस्तेमाल होगा। क्लियर है? आगे देखिए एग्जाम्पल। मनी कलेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ एजुकेशन सेस कैन बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन ओनली।
क्लियर है? अगर एजुकेशन के नाम पर आपने एजुकेशन सेस वसूला है, जो पहले वसूलाता था, आज के दिन में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, तो अगर आपने एजुकेशन के नाम पे सेस वसूला है तो उस पैसे का इस्तेमाल गवर्नमेंट इंडिया में सिर्फ एजुकेशन के लिए कर सकता है। क्लियर है? सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब में जो पैसा इस्तेमाल होता है वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के लिए ही आता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ने के पहले एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लें। टैक्स क्या है? बोलिए, क्या है टैक्स? फी। कौन चार्ज कर सकता है? बोलिए, गवर्नमेंट। क्या चीज़ पे चार्ज होता है? आपके इनकम, प्रोडक्ट और एक्टिविटी पे। इस फी का नेचर क्या है? बोला एकदम कंपलसरी, अगर लग गया तो आपको पे करना है। ठीक, आप क्यों पे करते हैं गवर्नमेंट को ये टैक्स, ये फ़ी? गवर्नमेंट को देश चलाना है, देश चलाने के लिए पैसा चाहिए। गवर्नमेंट जब आपसे ये टैक्स वसूलता है तो इसका इस्तेमाल वो कहाँ करेगा, ये गवर्नमेंट के प्रेरोगेटिव पर है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि इससे पर्सनल हमको कितना बेनिफिट हुआ। रोड बनेगा, आप यूज़ कीजिएगा, पानी होगा, आप यूज़ कीजिएगा, बिजली का उत्पादन होगा, आप यूज़ कीजिएगा, देश बचा रहेगा, आप सुरक्षित रहिएगा। क्लियर है? सेस क्या है? बोला वो भी टैक्स। तो बोला सेस और टैक्स में अंतर क्या है? बोला बस एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि सेस का एंड यूज़ पहले से तय रहता। दैट्स इट। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं आगे के टॉपिक, टाइप्स ऑफ टैक्स। टैक्स के प्रकार। हम जब किसी भी चीज़ का बाइफर्केशन करते हैं कि भाई तुम ये, तो बांटने का आधार अलग अलग हो सकता है। क्लियर? बोला नहीं समझ में आया? मान लीजिए कि कोई इंडिविजुअल है, हम लोग हैं, एक ग्रुप है इंडिविजुअल्स का, 5-6 आदमी हैं उसमें। ठीक है, बोला कि यार इस ग्रुप को बांटो तो जरा। अगर हम सेक्स के आधार पर बांटते हैं तो इंडिविजुअल 2 ग्रुप में बंट सकता है, मेल फीमेल। चलिए तीसरा भी, ट्रांसजेंडर। अगर एक ग्रुप है जिसमें कि बहुत से लोग दिख रहे हैं, हम उस ग्रुप को बांट रहे हैं और आधार हमारा सेक्स है, तो क्या हो जाएगा? मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। बोले कि नहीं भाई, इस ग्रुप को स्किन कलर पे बांटिए, स्किन कलर पे बांटिए, तो क्या हो सकता है? वाइट स्किन, ब्लैक, ब्राउन, येलो, इतना क्लासिफिकेशन हो सकता है। वही लोग हैं, ग्रुप एक ही है, आधार बदलने से ग्रुप बदल रहा है। हम जो यहाँ टाइप्स ऑफ टैक्स पढ़ रहे हैं कि भाई टैक्स को बांटिए, कितने प्रकार का है, उसके लिए आधार क्या है पहले ये समझ लेते हैं। जैसे एक इंडिविजुअल के ग्रुप को हम लोग अलग अलग कैटेगरी पे बांट सकते हैं। स्कूल में ही जो हम लोग जाते हैं तो हम लोग का स्कूल में जो बाइफर्केशन होता है, सबसे पहले क्या चीज़ होता है? क्लास पे। अच्छा तुम 1 के हो, 2 के हो, 3 के हो, 4 के हो, 5 को। फिर उसके बाद क्या होता है? अच्छा ए सेक्शन के हो, बी सेक्शन के। यानी किस चीज़ पर आप ग्रुप को बांट रहे हैं ये तय करना जरूरी है, ये जानने के लिए कि भाई क्या होगा। मान लो बोला कि ग्रुप बांटो और आपको क्राइटेरिया दिया ही नहीं कि किस पे बांटना है, तो आप पूछिएगा ना भाई किस आधार पर बांटें। तो जो टाइप्स ऑफ टैक्स है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि जो हम लोग अलग अलग प्रकार का टैक्स पढ़ रहे हैं, ये किस आधार पर अभी हम लोग बांटेंगे। तो आधार है लायबिलिटी ट्रांसफर, यस नो। समझाते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। आदमी औरत का ग्रुप है और कहा कि बांटो, इन ग्रुप को बांटो, छांटो। तो आप पूछिएगा ना किस आधार पर छांटें? क्या नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन छांटे, लंबा नाटा छांटे? तो किसी भी चीज़ को जब आप बांटते हैं 2 अलग अलग प्रकार या 3 अलग अलग प्रकार में, तो आप पूछते हैं कि भाई आधार क्या है, किस आधार पर आप कह रहे हैं कि 2 प्रकार का है ग्रुप। टाइप्स ऑफ टैक्स
जब हम बांट रहे हैं कि भाई टैक्स दो प्रकार के हो सकते हैं, तो यहाँ पर जो हम लोग आधार चुन रहे हैं वो है कि क्या लायबिलिटी ट्रांसफ़र किया जा सकता है कि नहीं। बोले सर समझ में नहीं आया, समझाते हैं, ध्यान से देखिए। राम डीलर है फैन का, पंखा बेचता है बेचारा। राम एक अच्छा आदमी है, पंखा बेचता है, ठीक है। श्याम राम के पास आया, श्याम राम के पास आया और कहा कि भैया हमको ये फ़ैन खरीदना है, कितना दाम है। राम कहा कि देखो बंधु 1000 रुपया दाम है, ठीक है। राम एक पंखा बेचने का डीलर है। राम के पास श्याम गया, श्याम बोला कि भैया कितने का, तो राम बोला कि 1000 रुपये का, 1000 रुपये का आपको पंखा मिलेगा। इधर है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने राम को कहा है कि देखो भाई तुम जब भी फ़ैन बेचोगे तो तुमको जीएसटी एट द रेट 18% हमको देना है। गवर्नमेंट ने राम को कहा कि भाई राम तुम फ़ैन बेचते हो, बेचो, जब भी तुम फ़ैन बेचोगे तो तुमको उस पर जीएसटी एट द रेट 18% हमको देना है। यानी लायबिलिटी टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट किसके ऊपर है, राम के ऊपर। इस जीएसटी का लायबिलिटी किसके ऊपर है, राम के ऊपर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने किसको कहा था, श्याम को कि राम को, राम को क्या बोला था, जब पंखा बेचोगे तो पंखा का जो दाम है ना उस पर 18% हमको जीएसटी देना, ठीक है। तो लायबिलिटी टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट किसके ऊपर था, श्याम के ऊपर कि राम के ऊपर, राम के ऊपर। जब गवर्नमेंट ने राम को ये कहा था कि हम तुमसे 18% चाहेंगे, तो गवर्नमेंट ने राम को ये ऑप्शन भी दिया था कि भाई तुम ये श्याम से कलेक्ट कर सकते हो। श्याम से इन द सेंस कि तुम अपने बायर से ये कलेक्ट कर सकते हो। अगर राम श्याम से कलेक्ट नहीं करता है जीएसटी, तो राम का जो लायबिलिटी है वो उसके पॉकेट से जाएगा। राम श्याम से 1000 रुपये पे टैक्स नहीं वसूला, राम बहुत अच्छा आदमी है, पंखा बिका, गवर्नमेंट किसके पास पहुंचेगा दौड़ते हुए, लाओ टैक्स दो, श्याम के पास कि राम के पास। लायबिलिटी टू पे जीएसटी किसका है, राम का। गवर्नमेंट ने राम को ये ऑप्शन दे रखा है कि देखो तुमसे हम 18% वसूलेंगे, तुम चाहो तो श्याम से ये पैसा वसूल सकते हो, ये नियम है। लायबिलिटी टू पे जीएसटी किसका था, राम का। राम जब श्याम को बेचेगा तो बोलेगा देखो 1000 रुपया तुम्हारा दाम प्लस इस पर 18% यानी 180 रुपया, हमको तुम 1180 रुपया दो, और राम 180 रुपया गवर्नमेंट को पे कर देगा। अब देखो लायबिलिटी किसके कंधा पे था, राम के कंधा पे, टू पे 180, लेकिन राम ने इस लायबिलिटी को उछाला अपने कंधा से, ठीक है, और किसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया, श्याम के ऊपर। तो राम ने लायबिलिटी अपना ट्रांसफर कर दिया किसके ऊपर, श्याम के ऊपर। बोला टैक्स अगर इस प्रकार का है कि आप अपने टैक्स के लायबिलिटी को किसी थर्ड पार्टी पे ट्रांसफर कर सकिए, ऐसे टैक्स को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अरे रट लेना तो आसान है, प्रोडक्ट पर चार्ज जो हो रहा है इनडायरेक्ट टैक्स, समझना जरूरी है। जीएसटी गवर्नमेंट को पे करने का लायबिलिटी था किसका, राम का। अगर राम श्याम से कलेक्ट नहीं करता है ये 180 रुपया, तो राम को अपने पॉकेट से लायबिलिटी वहन करना पड़ेगा। लेकिन आम इंसान को अगर ऑप्शन दे दिया जाए कि देखो यार तुमसे जो हमको 180 रुपया पाना है ना, तुम अपने बायर से कलेक्ट कर सकते हो, तो आम इंसान क्या करेगा, बायर से कलेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। अब आप जा कर के दुकान में लड़ने मत लगिएगा, ये दुकानदार लायबिलिटी टू पे जीएसटी तो तुम्हारा है जी, हमसे क्या कलेक्ट करते हो, क्योंकि सरकार ने ही दुकानदार को ये ऑप्शन दे रखा है। अगर कोई दुकानदार है कहता है कि ना ना हम आपसे टैक्स नहीं वसूलेंगे, हम अपने पॉकेट से देंगे, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं, दो पॉकेट से। लेकिन
जैसे ही राम को ये ऑप्शन मिला कि फ़ैन के ऊपर जो जीएसटी है वो अपने बायर से कलेक्ट कर सकता है, 100 आउट ऑफ 100% कलेक्ट कर लेगा। श्याम हल्ला भी नहीं कर सकता है राम के ऊपर, क्या तुम काहे वसूल रहे हो यार, क्योंकि ऐसा नियम में ही दिया हुआ है। नियम में क्या दिया हुआ है कि देखो पंखा बेचोगे तो हम बेचने वाले के पास आएंगे टैक्स कलेक्ट करने, ये पहला नियम। और दूसरा नियम कि तुम चाहो तो ये अपने बायर से कलेक्ट कर सकते हो। तो राम ने 1000 रुपये का फ़ैन बेचा, सरकार को उसको 180 रुपया देना था, वो श्याम से कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो जब आपका टैक्स, ये जीएसटी कैसा टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों? इसका लायबिलिटी किसके ऊपर था, राम के ऊपर, लेकिन राम ने इस लायबिलिटी को अपने कंधा से उठाया और किसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया, श्याम के ऊपर। तो जब आप अपने टैक्स के लायबिलिटी को अपने कंधा से उछला करके किसी दूसरा के कंधा पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ऐसे टैक्स को कैसा टैक्स कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। लायबिलिटी टू पे जीएसटी वाज ऑन whom, राम, बट राम कलेक्टेड दिस जीएसटी फ्रॉम श्याम। क्या राम ये धोखाधड़ी कर रहा है? नहीं, जीएसटी के नियम में ही ये नियम है, जीएसटी का जहाँ नियम है पढ़ेंगे जब, कि भाई लायबिलिटी टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट इज़ विथ राम। मान लो कि राम ने श्याम को बेचा, 1000 रुपया लिया, भूल गया, गवर्नमेंट किसके पास पहुंचेगा, लाओ टैक्स लाओ, श्याम के पास। श्याम बोलेगा मेरा लायबिलिटी था, किसका लायबिलिटी था, जाओ जाके उससे साइन करा के आओ राम के पास। तो गवर्नमेंट किसके पास जाएगा, राम के पास। राम बोलेगा गवर्नमेंट भाई हम तो कलेक्ट नहीं किए, बोले तुम्हारा गलती, लाओ अपने पॉकेट से लाओ। अब अगला बार क्या करेगा राम, 1000 रुपये लेने के पहले 180 रुपया लेगा, बोले लाओ पहले टैक्स लाओ, नहीं तो मेरे पॉकेट से जाएगा। और अब पंखा चाहिए तो लो 1000 रुपया और दो और पंखा ले जाओ। क्लियर है? अब राम चतुर हो रहा है, धीरे धीरे उसको दिमाग आ रहा है। राम क्या करता है, बोलता है कि यार इस 1000 रुपया का जो हम बेचते हैं ना फ़ैन, तो इसमें हम 200 रुपया प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। साल के अंत में राम को इस 200 के प्रॉफिट पर इनकम टैक्स देना है, ये भी एक टैक्स है, 20 रुपया। राम श्याम से कहता है कि सुनो ना भाई, तुमको जो हम पंखा बेचे हैं ना, उसमें जीएसटी तो तुम दे ही दिए, हम इस पंखा के बेचने पे जो मुनाफा कमाएंगे उस पर जो हमको टैक्स देना है ना, वो भी तुम ही दे दो। श्याम क्या बोलेगा, अच्छा हमको भी मालूम है तुम जीएसटी हमसे वसूल सकते थे, ऐसा जीएसटी में दिया हुआ है, लेकिन तुम जो मुनाफा पर टैक्स का लायबिलिटी तुम्हारे ऊपर आ रहा है वो तुमको ही देना है, इस लायबिलिटी को तुम किसी को दे नहीं सकते हो। तो जब आप अपने टैक्स के लायबिलिटी को किसी दूसरे के पास नहीं भेज सकते हैं तो ऐसे टैक्स को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। ध्यान दो, एक ही ट्रांजैक्शन है। राम ने पंखा बेचा श्याम को, गवर्नमेंट कहा कि देखो राम पंखा बेचोगे तो हमको तुमसे 18% जीएसटी चाहिए। राम क्या किया, ये 18% को किससे वसूल लिया, श्याम से। ऐसा कर सकता था राम, कर सकता था, क्यों? क्योंकि जहाँ जीएसटी का नियम दिया हुआ है उसमें कहा गया है कि आप ये टैक्स अपने बायर से वसूल सकते हैं। अब गवर्नमेंट राम को कहा कि देखो तुम जो मुनाफा कमाओगे ना उस पर भी हमको टैक्स चाहिए, जो प्रोडक्ट बेचे उस पर तो चाहिए ही, तुम्हारे इनकम पे भी हमको टैक्स चाहिए। राम को तो लत लग गई कि टैक्स वो वसूल लेता है किससे, अपने बायर से। राम श्याम को कहता है कि सुनो भाई, ये जो 180 रुपया तुम दिए हो जीएसटी, इसके साथ साथ 20 रुपया और दे दो, हमको टैक्स देना है, इनकम टैक्स। राम बोलेगा कि भागेगा यहाँ से, श्याम बोलेगा भागोगे यहाँ से, हमको मालूम है कि जो मुनाफा पर टैक्स देना है, इनकम पर टैक्स देना है, वो तुम किसी दूसरा से नहीं वसूल सकते हो, तुम्हारे ही कंधा के ऊपर बर्डन रहेगा। ये वो लायबिलिटी है जो तुम अपने कंधा पर से उतार नहीं सकते हो। जीएसटी के लायबिलिटी को हम अपने कंधा से किसी थर्ड पार्टी पे भेज सकते थे, तो वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। और जिस टैक्स के लायबिलिटी को हम अपने कंधा या अपने सर पर से नहीं हटा सकते, किसी दूसरा के सर पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, इनकम टैक्स का जो लायबिलिटी मेरे सर पर है वो सिर्फ हम ही चुका सकते हैं, लेकिन जीएसटी का जो लायबिलिटी मेरे कंधा पर है वो हम किसी दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जब हम टैक्स के आधार, बांटने का आधार ये रखते हैं कि क्या लायबिलिटी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं,
अगर कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं तो इनडायरेक्ट आईडीटी, और अगर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्ट टैक्स। फिर से आराम से इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पड़ जाते हैं, समझ में आता ही नहीं कि दोनों में अंतर क्या। जिस प्रकार से हम किसी ह्यूमन बीइंग को बांट रहे थे कैची पे कि भाई कलर, इनके स्किन के कलर पे बांट दो, आधार तय करना जरूरी था बांटने के लिए। जब हम टैक्स को बांटते हैं कि भाई देखिए इतने इतने प्रकार का टैक्स है, तो यहाँ पर हमने आधार क्या उठाया है, किस आधार पर बांट रहे हैं भाई टैक्स को। तो देखो मेरा आधार है कि मेरे ऊपर जो लायबिलिटी है टैक्स का, वो हम किसी दूसरा के कंधा पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं। ट्रांसफ़र कर सकते हैं यस, तो इनडायरेक्ट टैक्स, और ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्ट टैक्स। क्लियर? तो लायबिलिटी किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं, इस आधार पर जब हम टैक्स को बांटते हैं, टाइप्स ऑफ टैक्स, तो टैक्स दो प्रकार का आता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स का बंटवारा, बाइफर्केशन, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? लायबिलिटी ट्रांसफर। लायबिलिटी ट्रांसफर, टैक्स एक लायबिलिटी है ना, फी है मेरे ऊपर। मेरे ऊपर जो फी लग रहा है हम किसी दूसरा के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। मेरे ऊपर जो फी लग रहा है उसको हम किसी दूसरा के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ये पढ़ेंगे हम लोग सैलरीज में, अभी बस मान लीजिए। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी, कस्टम्स, एक्साइज। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन क्या है? आप इस लायबिलिटी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ व्हाट? पेमेंट। ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का कोई अंतर कहेगा तो ये अंतर नहीं है, ये तो नाम है कि भाई ये डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स हैं। कोई कहेगा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर है, तो ये बेसिक अंतर है। डायरेक्ट टैक्स में आप अपने कंधा के वजन को किसी दूसरा के ऊपर नहीं भेज सकते हैं। श्याम जब राम से फ़ैन खरीदा तो राम को होने वाले मुनाफा पर जो इनकम टैक्स देना है, क्या वो अपने बायर से कलेक्ट कर सकता है? तो आंसर है नो। यानी इस राम के ऊपर, इस प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स देने का लायबिलिटी है, दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द बायर। तो राम अपने इस लायबिलिटी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है तो क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स। जिसके ऊपर लगा उसी को पे करना है। लेकिन राम से जो गवर्नमेंट जीएसटी मांग रहा है, राम श्याम से वसूल सकता है। ऐसा कहाँ दिया हुआ है? जीएसटी एक्ट में ही दिया हुआ है। तो राम के ऊपर जो लायबिलिटी था जीएसटी का, उस लायबिलिटी को उसने ट्रांसफ़र किया कि नहीं किया? कर दिया। तो वो कैसा टैक्स होगा? इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पर हम लोग जो टैक्स को बांट रहे हैं वो इसी आधार पर, लायबिलिटी ट्रांसफ़र कर सकते हो? नहीं, डायरेक्ट टैक्स। लायबिलिटी ट्रांसफ़र कर सकते हो? यस, इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स और जीएसटी, कस्टम्स और एक्साइज, ये एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का। क्लियर है? कैसे बताओ? डायरेक्ट टैक्स कौन है? तो इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन है? तो जीएसटी, कस्टम और तुम्हारा एक्साइज। अब अभी इस कन्फ्यूजन में मत आ जाइएगा कि कस्टम एक्साइज क्या है, अभी बस नाम जान लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट है, टैक्स का पहला क्लास है। ठीक है। इंडिया में डायरेक्ट टैक्स के परिचालन के लिए, यानी डायरेक्ट टैक्स को चलाने के लिए क्या है भाई? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी। इंडिया में एक बोर्ड है। जैसे कि अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन है? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। हम कंपनी सेक्रेटरी करना चाहते हैं तो द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इंडिया में डायरेक्ट टैक्स के लिए
CBDT है, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए CBIC है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है। इंडिया में डायरेक्ट टैक्स को रेगुलेट करने के लिए, उसके पालन के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, और इनडायरेक्ट टैक्स के पालन के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम है, CBIC। मेन जो डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का, वो ना तो फर्स्ट पॉइंट है ना थर्ड पॉइंट है, वो ये है। क्यों? क्योंकि टैक्स का हम बंटवारा ही इस आधार पे किए हैं कि हम लायबिलिटी को थर्ड पार्टी के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं। जिस लायबिलिटी को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं वो है डायरेक्ट टैक्स, यानी आपके ऊपर लगा और आपको पे करना है। जिस लायबिलिटी को हम थर्ड पार्टी के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, देना था हमको टू द गवर्नमेंट। फ़ैन बेचने पर गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं पहुंचता, तो गवर्नमेंट क्या जो पंखा का हवा खा रहा है उसके पास पहुंचता, कि जो पंखा बेचा है उसके पास पहुंचता? गवर्नमेंट बोलता कि टैक्स नहीं मिला हमको, चलो किसके पास चलें? GST किसके तरफ उसको लेके जाता? डीलर राम के पास, क्योंकि लायबिलिटी टू पे द टैक्स वाज ऑन राम, बट GST अलाउड राम टू कलेक्ट दैट टैक्स फ्रॉम श्याम। तो राम ने श्याम से कलेक्ट कर लिया। तो अगर आप अपने लायबिलिटी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स, नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल क्या है? तो ये और ये। इंडिया में डायरेक्ट टैक्स को कौन रेगुलेट करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने करेंगे क्या? उसके लिए हम ICCA द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के पास जाएंगे? नहीं। तो डायरेक्ट टैक्स को कौन रेगुलेट करता है? CBDT, और इनडायरेक्ट टैक्स को CBIC। अब एक एग्जांपल, डायरेक्ट टैक्स आपके डिस्पोजेबल इनकम को घटाता है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है समझिए। मान लीजिए कि आपका साल भर का इनकम है 1000 रुपया, तो आप इस 1000 रुपया को डिस्पोज कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं तो खर्च कर सकते हैं। गवर्नमेंट कहा कि 10% हमको इसमें से इनकम टैक्स दे दो, तो 1000 रुपया आपका इनकम था, 10% 100 रुपया सरकार ले लिया, तो आपके पास खर्च करने के लिए कितना है? 900 डिस्पोजेबल इनकम। टैक्स का रेट बढ़ा दिया, बोला कि 20%, तो 1000 में 20% 200 चल गया। अब आपके पास खर्च करने योग्य पैसा कितना है? 800। तो डायरेक्ट टैक्स आपके डिस्पोजेबल इनकम को घटाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स प्रोडक्ट और एक्टिविटी यानी सर्विसेज के दाम को बढ़ाता है। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स का रेट बढ़ा दें तो प्रोडक्ट का दाम, सर्विस का दाम बढ़ जाएगा। मान लीजिए इसी केस में हम कहते कि नहीं 18% नहीं 28% लाओ, तो हम 1000 पर 28% यानी 280 रुपया वसूल रहे होते, तो श्याम के लिए इसका दाम बढ़ जाता कि घट जाता? बढ़ जाता। मान लो 18% नहीं, हम कहते कि 1% ही दो, ठीक है ना, तो 1000 का 1%, ठीक है, 1000 का 1% यानी 10 रुपया। तो देखिए इनडायरेक्ट टैक्स प्रोडक्ट के दाम को बढ़ाता घटाता है, और डायरेक्ट टैक्स आपके डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाता घटाता है। टैक्स का रेट बढ़ गया, आपका डिस्पोजेबल इनकम घट जाएगा। टैक्स का रेट घट गया, आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगा। 1000 रुपया में से 20 रुपया हम निकाल लिए आपका, या 200 निकाल लिए, और 1000 रुपया में से हम 500 निकाल लिए। तो जब 500 निकालेंगे तो आपके पास खर्च करने के लिए कितना रह जाएगा? 500। चलिए क्या पढ़े हम लोग अभी? हम लोग पढ़े पहला चीज़, टैक्स क्या है? फ़ी। कौन चार्ज कर सकता है? गवर्नमेंट। क्या चीज़ पे चार्ज होगा? आपके इनकम, प्रोडक्ट और एक्टिविटी पे। एक्टिविटी इज सर्विस। इस फ़ी का नेचर क्या है? कंपलसरी। आप टैक्स पे करके भूल जाइए कि गवर्नमेंट उसका आपके ऊपर कितना खर्च करेगा। गवर्नमेंट जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक में खर्च करेगा। सेस भी टैक्स है, तो सेस और टैक्स, जनरल टैक्स में अंतर क्या है? सेस का एंड यूज़ आपको पता रहता है, आपको मालूम है कि सरकार इस पैसे का इस्तेमाल उसी चीज़ के लिए करेगा जिस नाम से आपसे वसूला है। सेस हमेशा प्रीफिक्स के साथ आएगा, प्रीफिक्स मतलब पहले में कुछ नाम लगा रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ टैक्स। बोला टाइप्स ऑफ टैक्स क्या चीज़ पे? अरे इनकम टैक्स और जीएसटी या कस्टम। जीएसटी और कस्टम ड्यूटी ये भी तो दो अलग अलग टैक्स है, तो इन लोगों को एक साथ क्यों रख दिया? जीएसटी और कस्टम बांटना था तो इन लोग को भी अलग कर देते। बोला इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स को क्यों एक साथ रख दिए? लोग को भी बांट दो, अलग अलग कर दो, क्योंकि हम लोग तो पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ टैक्स।
बोले अरे बंटवारा है इस आधार पर कि आप लाइबिलिटी को थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं। इन दोनों टैक्स में, यानी इनकम टैक्स में और प्रोफेशनल टैक्स में, आप लाइबिलिटी नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपके ऊपर लगा है, आप ही से वसूलने आएगा गवर्नमेंट और आप ही को पे करना होगा। इन तीनों में कॉमनलिटी है, जीएसटी, कस्टमर, एक्साइज, तीनों में कॉमन चीज़ ये है, लगता है जिसके ऊपर, यानी जीएसटी का भार, कस्टम का भार और एक्साइज का भार जिसके ऊपर आया, वो चाहे तो किसी थर्ड पार्टी से वसूल सकता है। चाहे तो अगर आपको दे दिया जाए ऑप्शन कि आप अपने लाइबिलिटी को किसी और से वसूल लीजिए, तो वसूलिएगा कि नहीं वसूलेगा? सब लोग वसूलेगा। इसलिए इन तीनों में हमको जो पे करना है वो हम थर्ड पार्टी से वसूल लेते हैं। तो ये टैक्स का बंटवारा है इस आधार पर कि भैया मेरे लाइबिलिटी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं। आइए ज़रा इसको नोट्स में पढ़ा जाए। टाइप्स ऑफ टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स। If tax is levied directly on the income or wealth of a person, then it is a direct tax. This cannot be shifted. Underline कीजिए, cannot be shifted, यही क्रक्स है। डायरेक्ट टैक्स को आप शिफ्ट नहीं कर सकते। दैट इज द इंसिडेंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स फॉल्स ऑन पर्सन्स हु पे देम टू द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल में इनकम टैक्स। The administration of the direct taxes in India is looked by the Central Board of Direct Taxes, CBDT. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। Indirect tax. If tax is levied on the price of a good or service, then it is an indirect tax. ये डेफिनेशन सही नहीं है। सही है ये, when the burden is shifted through a change in price, the taxes are indirect. Example, custom duty, goods and services tax, excise duty. The administration of the indirect taxes in India is looked by the Central Board of Indirect Taxes, CBIC. ये जो दो पैराग्राफ में जो हम यहाँ पे लिखे हैं, इसका एक्चुअल प्रेजेंटेशन ये है, इंपॉर्टेंट ये है। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, दो कॉलम में बना हुआ है, जो पढ़े हैं उसी को लिखे हैं, ठीक है ना। वहाँ पैराग्राफ में था, यहाँ कॉलमनर में। डायरेक्ट टैक्स, इट इज़ चार्ज ऑन इनकम। इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज़ चार्ज ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और एक्टिविटी। ये सही बात नहीं है डेफिनेशन का, सही बात है ये। डायरेक्ट टैक्स, द लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द थर्ड पार्टी। बस यही ध्यान रखिए, डायरेक्ट टैक्स का लाइबिलिटी थर्ड पार्टी पे नहीं जा सकता। ट्रांसफर लाइबिलिटी थर्ड पार्टी पे नहीं भेज सकते। राम के ऊपर इनकम टैक्स देने का जो लाइबिलिटी था, वो अपने खरीदार यानी श्याम से नहीं वसूल सकता था। बगल में देखिए, द लाइबिलिटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू द थर्ड पार्टी। लाइबिलिटी इनडायरेक्ट टैक्स का ट्रांसफर्ड थर्ड पार्टी। क्लियर है। तीसरा, डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय CBDT। इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय CBIC। ठीक है। फोर्थ, डायरेक्ट टैक्स रिड्यूसेस द डिस्पोजेबल इनकम। आप जिस इनकम को खर्च कर सकते हैं उसको डायरेक्ट टैक्स घटा सकता है। अगर गवर्नमेंट टैक्स का रेट बढ़ा दे, 1 लाख रुपया कमाए, 10% है हमारा टैक्स का रेट, इनकम टैक्स मान लीजिए, तो 1 लाख में से 10%, ठीक है ना, यानी 10,000 हमको सरकार को देना होगा। 90,000 से हम मौज मस्ती कर सकते हैं। गवर्नमेंट देख रहा है कि बहुत मौज मस्ती कर रहे हो, बहुत मार्केट में जाके तुम लोग खरीद रहे हो, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, लगाओ टैक्स का रेट बढ़ाओ, 20% कर दो। तो अब जो 1 लाख कमा रहा है उसके पास खर्च करने के लिए पैसा कितना रह जाएगा? 90,000 नहीं, 1 लाख का 20% आपसे वसूल लिया, यानी 20,000 वसूल लिया, तो 80,000 आपके उड़ान खर्च करने का थोड़ा घट जाएगा। और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाना चाहता है, देख रहा है कि भाई कोई मार्केट में लोग जाके खरीद नहीं रहा है, खा नहीं रहा है, बोले यार जो आप टैक्स लगा रहे हैं तो उनके पॉकेट में पैसा बच का रहा है, टैक्स का रेट घटा दीजिए। बोला 5% कर दो, तो 1 लाख का 5% यानी 5,000 घटेगा, तो आपके पास खर्च करने के लिए कितना रहेगा? 95। इनकम तो आपका उतना ही है 1 लाख, लेकिन सरकार आपसे कुछ पैसा वसूल के या नहीं वसूल के आपके खर्च करने की क्षमता को घटा या बढ़ा रहा है। क्लियर? चलिए अब जरा ध्यान दीजिए।
हम लोग दो चीज़ पढ़े जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, आगे बढ़ने के पहले इनकम टैक्स में हम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट्स जानना होगा, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ईयर, इसको ये कर देते हैं। इनकम टैक्स पे आगे बढ़ने के पहले हमको कुछ कॉन्सेप्ट्स समझना होगा। पहला कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ ईयर। क्या है भाई? कैलेंडर ईयर हम लोग सब लोग जानते हैं, इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, 12 महीने का पीरियड है ये कैलेंडर ईयर, स्टार्टिंग ऑन 1 जनवरी, तो एंड करेगा कितना? 31 दिसंबर को। सब लोग जानते हैं हम लोग कैलेंडर ईयर आएगा भाई, टैक्स में जरूरत पड़ेगा, कैलेंडर ईयर का भी जरूरत पड़ता है। ईयर का कॉन्सेप्ट अगर समझा जाए तो पहला है कैलेंडर ईयर, ये हम लोग सब लोग जानते हैं, जनवरी से शुरू होता है 1 जनवरी से, और कितना तारीख को एंड करता है? 31 दिसंबर। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ईयर का है वो है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जनरली फाइनेंशियल ईयर भी 12 महीना का होता है। देखिए वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जनरली कैलेंडर ईयर 12 महीने का ही होगा, फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का होता है जनरली, एक्सेप्शन को भी छोड़ दीजिए। कितना तारीख को स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल मान लीजिए 2022 है, कैलेंडर ईयर 1 जनवरी को स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, और 12 महीना होना है। तो ये 12 महीना 2022 में तो कवर होगा नहीं, 2022 में 12 महीना है, लेकिन हम स्टार्ट ही कर रहे हैं कहाँ से? चौथा महीना से, 3 महीना छोड़ दिया। तो फाइनेंशियल ईयर के 3 महीना के लिए हमको आगे के साल में जाना पड़ेगा। तो 1 अप्रैल 2022 से जो फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ, 12 महीना होने के चलते ये 31 मार्च 2023 तक जाएगा, इसमें किसी को डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का होता है और इसका स्टार्ट डेट हमको मालूम है कि 1 अप्रैल है। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 12 महीना जाना है, तो जिस साल हम स्टार्ट किए उसी साल होगा कि अगला साल में जाना ही पड़ेगा? जाना ही पड़ेगा। ये 2 ईयर हम लोग जानते हैं। कैलेंडर ईयर 12 महीना का पीरियड, 1 तारीख को स्टार्ट होता है जनवरी में, तो 12 महीना 31 दिसंबर में ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसलिए कैलेंडर ईयर को हम लोग कैसा लिखते हैं भाई? 2022 बीत गया, कैलेंडर ईयर 2023। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट हुआ 1/1/2022 को और एंड कर गया कितना तारीख को? 31/12/2022 को। 12 महीने का पीरियड था, 1 तारीख से स्टार्ट हुआ तो 31 तारीख को ख़त्म हो गया। 2023 बोला ये भी 1 तारीख को स्टार्ट होगा 2023 में, और 31/12 रात में पार्टी करके हम लोग ख़त्म कर देंगे साल को। ठीक है, कैलेंडर ईयर 12 महीने का होता है, 1 जनवरी को स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर को ख़त्म होगा। फाइनेंशियल ईयर 12 महीना का ही होता है जनरली, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। तो चूंकि इसका स्टार्ट डेट 1 अप्रैल है, तो 3 महीना तो इस साल में हम लोग छोड़ चुके हैं, जनवरी फरवरी मार्च। तो ये 3 महीना रिकवर करने के लिए हमको तो अगले साल में जाना ही पड़ेगा, 31 मार्च 2023। क्लियर है? ये 2 साल हम लोग पहले से जानते हैं। अब आया हमारा तीसरा प्रीवियस ईयर और चौथा असेसमेंट ईयर। ये दोनों नया है। इनकम टैक्स बहुत दयालु है, कहता है कि भाई तुम जिस साल कमाओगे ना, हम तुमको तंग करने नहीं आएंगे। हम जिस साल तुम कमा रहे हो उस साल तुमको कमाने देंगे, क्योंकि जितना तुम कमाओगे उतना ही मेरे लिए फ़ायदा है, हम तुमसे ज़्यादा टैक्स वसूलेंगे। तो हम जिस साल कमाते हैं उस साल हमको इनकम टैक्स तंग करने नहीं आता। कहता है कि अगले साल में हम आएंगे तुमसे टैक्स वसूलने। क्लियर है? तो हम जिस साल कमाते हैं वो है हमारा प्रीवियस ईयर, और जिस साल गंवाते हैं यानी टैक्स देते हैं वो है हमारा असेसमेंट ईयर। देखिए, जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको टैक्स कुछ नहीं आता है, और ये मेरा ड्यूटी है कि आपको टैक्स के 0% से टैक्स के 100% तक ले जाएं। ठीक है?
इसीलिए पढ़ाने के लिए हम स्तर जो है एकदम नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है। वापस आते हैं। अब इनसे कुछ लोगों का बोला यार क्या डेफिनेशन बोलनी थोड़ी है, तो ठीक है भाई, आप बहुत जानते हैं, मत देखिए वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। प्रीवियस ईयर क्या है, बोला जिस साल हम इनकम कमाते हैं। असेसमेंट ईयर क्या है, जिस साल हम टैक्स देते हैं। ये हो गया समझने के लिए। अब क्या डेफिनेशन क्या है एक्चुअली बताइए। तो असेसमेंट ईयर को कहता है इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, ठीक है भाई। असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड 12 मंथ स्टार्टिंग ऑन द 1st ऑफ अप्रैल। अब ध्यान देना, क्या हम बोले, प्रीवियस ईयर वो है जिसमें हम पैसा कमाते हैं, असेसमेंट ईयर वो है जिसमें हम टैक्स देते हैं, ठीक है। बोले सर हाँ ये तो समझ गए, प्रीवियस ईयर में कमाएंगे, असेसमेंट में टैक्स देंगे। बोला असेसमेंट ईयर को डिफाइन कीजिए सर। अब बोला डिफाइन कर रहे हैं, डिफिनेशन ही है, एग्जाम में अगर आ गया तो आप यही लिखिएगा, असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, ठीक है भाई। असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग ऑन द 1st ऑफ अप्रैल, डेफिनेशन यही खत्म। असेसमेंट ईयर 12 महीने का समूह है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। अब जरा ध्यान दो, फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का समूह है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। अब अगर कोई 1 अप्रैल से 12 महीना जाएगा तो जिस साल से स्टार्ट करेगा अप्रैल में उसी साल रहेगा कि अगला साल में जाना ही होगा। जैसे इसमें जाना पड़ा, किसी भी कैलेंडर ईयर में 12 महीना है, हमको स्टार्ट बोल रहा है अप्रैल से करना है, यानी 3 महीना छोड़ दिया, जनवरी फरवरी मार्च। क्यों? क्योंकि असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन कहता है कि भाई तुम 12 महीने के हो और तुम 1 तारीख से स्टार्ट हो गए। तो अगर हम 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट करते हैं और हमको जाना है कहाँ, 12 महीना, तो 9 महीना तो 2022 में मिल जाएगा, चौथा महीना से लेकर 12वां महीना। और 12 महीना होने के लिए हमको कहाँ तक जाना पड़ेगा, 31/3/2023। असेसमेंट ईयर क्या है, वो साल जिसमें हम टैक्स देते हैं, कमाए गए इनकम को गंवाते हैं टैक्स दे करके, कमाने वाला साल, गंवाने वाला साल। डेफिनेशन क्या है असेसमेंट ईयर का कि भैया ये 12 महीने का पीरियड है। कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को। अगर मान लो कहता कि असेसमेंट ईयर 12 महीने का है, 1 जनवरी को स्टार्ट होगा, तो यहाँ कितना तारीख लिखते हैं, 1 जनवरी 2022। 12 महीना कितना तारीख को खत्म होता है, 31/3 अगला साल, 31/12/2023 में। बोला 31/12/2022 में खत्म होता, जैसे कैलेंडर ईयर खत्म होता है। हर एक साल जनवरी को स्टार्ट होगा, उसी साल में 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। लेकिन असेसमेंट ईयर को क्या डिफाइन किया, असेसमेंट ईयर को बोला कि देखो बाबू तुम 12 महीना के होगे, उससे कम के नहीं हो सकते। असेसमेंट ईयर 12 महीने का ही होगा, जैसे कैलेंडर ईयर 12 महीने का ही होता है। फाइनेंशियल ईयर 12 महीना से कभी कभी ज़्यादा कभी कभी कम भी हो सकता है। जनरल रूल 12 महीने का है। कैलेंडर ईयर कभी भी 12 महीना से कम नहीं हो सकता। असेसमेंट ईयर कभी भी 12 महीना से कम नहीं हो सकता। इट हैज़ टू बी 12 महीना का पीरियड, कोई डेफिनेशन में ऐसा दिया है। असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग ऑन द 1st ऑफ अप्रैल। तो अगर 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है और 12 महीना हमको जाना है, तो कैलेंडर ईयर में होता है 12 महीना। उसमें हम जनवरी फरवरी मार्च छोड़ दिए, अप्रैल से स्टार्ट किए, तो 3 महीना छोड़ दिया, हमको 12 महीना कवर करना है। तो हम कहाँ जाएंगे, अगले साल में। तो अगले साल में हम कहाँ तक जाएंगे, जनवरी फरवरी और मार्च। इसको लिखने का तरीका है 2022-23 ये असेसमेंट ईयर। ध्यान दीजिएगा, असेसमेंट ईयर 12 महीने का पीरियड कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल। यही डेफिनेशन खत्म हो गया। अगर तुमसे कोई कहे डिफाइन असेसमेंट ईयर, आता है एग्जाम में, तो आप क्या लिखेगा, असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग ऑन द 1st ऑफ अप्रैल। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, 12 महीना कवर करना है, तो इसको अगले साल के 3 महीना को कवर करना ही होगा। तो असेसमेंट ईयर लिखने का तरीका क्या होता है 2022-23। कैलेंडर ईयर लिखने का तरीका क्या होता है, 2 साल में
फैला रहता है कैलेंडर ईयर की एक साल। कोई कहे कैलेंडर ईयर लिखो तो कितना लिखोगे 2022, कोई कहे कैलेंडर ईयर लिखो तो 2023, लेकिन असेसमेंट ईयर को कैसे लिखेंगे? क्योंकि ये 2 साल में फैला रहता है, तो जिस साल से स्टार्ट होता है और जिस साल में एंड करता है इस तरह से लिखते हैं 2022-23। अगर हम कह रहे हैं असेसमेंट ईयर 2022-23, तो ये असेसमेंट ईयर कितना तारीख को स्टार्ट हुआ होगा? 2022 के अप्रैल के 1 तारीख को, और 23 में कब जाके ख़त्म हो रहा होगा? 31 मार्च 2023। क्लियर है? तो असेसमेंट ईयर लिख दिया। अब आता है कि फाइनेंशियल ईयर। बोले सर पहले एक बार फिर से समझा दीजिए तो फाइनेंशियल ईयर सॉरी प्रीवियस ईयर, पहले फिर से समझा दीजिए कि प्रीवियस ईयर में क्या करते हैं। बोले प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करते हैं और असेसमेंट ईयर में इस इनकम पर टैक्स पे करते हैं। असेसमेंट ईयर को डिफाइन कीजिए तो सर असेसमेंट ईयर 12 महीने का पीरियड है। कितना तारीख को स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को। बेचारा 12 महीना कवर करने के लिए क्या होगा? आगे चल जाएगा। अब आते हैं प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन, ध्यान दीजिएगा। बोला असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले का फाइनेंशियल ईयर। क्या बोला? प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले का फाइनेंशियल ईयर। ठीक है भाई, मान लीजिए ये है मेरा असेसमेंट ईयर 1/4/2022 से 31/3/2023। 1/4/2022 से क्यों है? क्यों नहीं 1 जनवरी से? क्यों? क्योंकि असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन ही है 12 महीने का पीरियड 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा। तो ठीक है भाई, स्टार्ट तो ये अप्रैल में ही होगा। 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, 31 दिन को खत्म हो गया। प्रीवियस ईयर का क्या डेफिनेशन बोल रहे हैं? असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले का फाइनेंशियल ईयर। चलिए इसके पहले का फाइनेंशियल ईयर लिखते हैं। 1/1/2021 से 31/12/2021। सही है कि गलत है? बोले सर फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से न स्टार्ट होता है, ये तो आप कैलेंडर ईयर लिख दिया। असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले का हमको क्या चाहिए? फाइनेंशियल ईयर। ये तो असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले का कौन सा है? कैलेंडर ईयर। तो गलत है। बात समझ में आ रहा है? असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन देखो क्या था? 12 महीने का पीरियड 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा। ठीक है भाई, यहाँ स्टार्ट होगा 12 महीने का, तो यहाँ जाकर एंड करेगा। ये तो बड़ा ऑब्वियस है। प्रीवियस ईयर को क्या डिफाइन किया? बोला असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले का फाइनेंशियल ईयर। ये जो हम लिखे हैं ये फाइनेंशियल ईयर है कि कैलेंडर ईयर है? बोला सर ये तो कैलेंडर ईयर है। हमको तो इसके जस्ट पहले का कौन सा लिखना है? फाइनेंशियल ईयर। चलिए तो देखिए इसके पहले का फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 1/4/2021 से 31/3/2022। देखिए तो इस साल के जस्ट पहले का ये फाइनेंशियल ईयर है कि नहीं है? फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन देखिए, 12 महीने का पीरियड है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। चलिए भाई 1 अप्रैल से स्टार्ट किए, 1 अप्रैल से स्टार्ट किए हैं, 12 महीना का है तो 31 दिन। इसके जस्ट पहले का ये फाइनेंशियल ईयर है कि नहीं है? है। बोले कि सर ये अगर लिख दे तो 1/4/2020 से 31/3/2021, ये क्यों नहीं हो सकता है? 20-21 क्यों नहीं हो सकता है? प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन क्या है? असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले का फाइनेंशियल ईयर। ये भी फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन असेसमेंट ईयर के जस्ट सटे हुए है कि 1 साल पहले का है। बोला कि सर इस साल में और इस साल में बीच में 1 साल का डिफरेंस है, और हमको क्या चाहिए? इसके जस्ट पहले का फाइनेंशियल ईयर, इसलिए ये नहीं हो सकता। चलते हैं आराम से, हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। असेसमेंट ईयर क्या है? बोला सर इसमें हम लोग टैक्स देते हैं। अच्छा, कब का टैक्स देते हैं? इसी साल कमाए? बोला नहीं, इनकम टैक्स बहुत दयालु है। इनकम टैक्स का जनरल रूल, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जनरल रूल ये है कि जिस साल कमाओगे ना वो है प्रीवियस ईयर, और जिस साल गंवाओगे वो है असेसमेंट ईयर। बोला ठीक है सर, ये तो समझने के लिए हो गया, ज़रा डेफिनेशन बताइए। असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन है इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग ऑन द 1 अप्रैल। अब अगर कोई ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है और कहता है कि वो 9 महीने का है, तो दिसंबर में ख़त्म हो जाता। लेकिन ये तो कहा कि कितने महीने का है? 12 महीने का। तो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, 12 महीना यानी 31 मार्च तक गए। बोला ठीक। बोला सर आप प्रीवियस ईयर भी बता दीजिए। बोला असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले का फाइनेंशियल ईयर,
जस्ट पहले का फाइनेंशियल ईयर, पीरियड मंथ्स में नहीं बताया, कहा कि प्रीवियस ईयर डिफाइन हम बिना असेसमेंट ईयर के कर ही नहीं सकते हैं। असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले का फाइनेंशियल ईयर वही हमारा होता है प्रीवियस ईयर। 1/4/2022 से 31/3/2023 मेरा है असेसमेंट ईयर, इसके जस्ट पहले का फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा ये। इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, देखिए 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ 31 मार्च को गया, तो इसको कैसे लिखेंगे 2021-22। तो अब देखिए 21-22 में जो कमाएंगे उसको टैक्स कब देंगे, 22-23 को। 21-22 में हम कमाएंगे उसको कब टैक्स देंगे, 22-23 को। बोला सर 22-23 में भी तो हम कुछ कमा रहे होंगे कि एक साल कमा करके बैठ जाएंगे। बोले नहीं, कमाएंगे। 22-23 में जो कमाएंगे उसको अगले साल टैक्स देंगे, कब देंगे 23-24 में। ये अगर 23-24 असेसमेंट ईयर है तो ये आगे वाले साल के लिए होगा कि पीछे वाले साल के लिए, पीछे साल जो कमाए उस पर अगला साल टैक्स देंगे। यानी मेरा हर एक साल प्रीवियस ईयर भी है और असेसमेंट ईयर भी है। 22-23 असेसमेंट ईयर कहलाएगा 22-23 के लिए कि 21-22 के लिए, 21-22 के लिए। और 22-23 प्रीवियस ईयर कहलाएगा किसके लिए, 23-24। 22-23 में जो कमाएंगे वो हमारा कमाने वाला साल हो गया प्रीवियस ईयर, वो अगले साल के लिए क्या हो जाएगा असेसमेंट ईयर। बोला नहीं, अगले साल के लिए वो प्रीवियस ईयर हो जाएगा। जिस साल कमाते हैं प्रीवियस ईयर, जिस साल गंवाते हैं असेसमेंट ईयर। 21-22 में जो कमाए ये हो गया प्रीवियस ईयर। अगर 21-22 है तो इस पर टैक्स क्या इसके पीछे साल दिए होंगे कि अगला साल दिए होंगे, अगला साल। तो हर एक साल प्रीवियस ईयर हो सकता है और असेसमेंट ईयर भी हो सकता है। प्रीवियस ईयर होगा इसी साल कमाएगा इनकम के लिए, और असेसमेंट ईयर होगा पीछे वाले साल के लिए। क्लियर है। तो पहला कॉन्सेप्ट टैक्स में जो हम लोग पढ़े वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ईयर। ईयर का क्या मतलब है, कैलेंडर ईयर सब लोग जानते हैं, 12 महीना 1 जनवरी को स्टार्ट होगा। फाइनेंशियल ईयर 12 महीना 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसको अगले साल जाना पड़ेगा 3 महीना कवर करने के लिए, क्योंकि एक साल में होता है, एक कैलेंडर ईयर में होता है 12 में से हम जनवरी फरवरी मार्च छोड़ करके 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं तो हमको अगले साल में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। जो टैक्स के लिए इंपॉर्टेंट ईयर है वो है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। सिर्फ अगर समझने का बात है, ऐसे ही सुनने का बात है तो क्या है, प्रीवियस ईयर में इनकम कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में जाके टैक्स देते हैं। ये हो गया जेनरिक सा बात। लेकिन अगर तुमसे कोई कहे कि डेफिनेशन बताओ, तो डेफिनेशन क्या है, असेसमेंट ईयर 12 महीने का एक पीरियड है जो कि 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 12 महीने का है, तो इसको अगले साल जाना ही पड़ेगा। जैसे कि 1/4/2022 को हम स्टार्ट हुए असेसमेंट ईयर, 12 महीना है तो हम अगले साल 23 के मार्च में जाएंगे। असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ कितना महीना, बोलिए 12 महीना, स्टार्टिंग ऑन 1 अप्रैल। प्रीवियस ईयर को क्या डिफाइन किया, बोला असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले का कैलेंडर ईयर, नो, असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले का फाइनेंशियल ईयर, जस्ट पहले यानी इसके साथ चिपका रहेगा। तो 21-22 अगर मेरा प्रीवियस ईयर है तो इसके असेसमेंट ईयर का नाम क्या होगा, 22-23। क्लियर है। 22-23 में जो इनकम कमाएंगे तो ये प्रीवियस ईयर हुआ इस साल की कमाई के लिए, इस पर टैक्स कब देंगे, 23-24 में। क्लियर है। आइए जरा नोट्स में। असेसमेंट ईयर, द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, अंडरलाइन कीजिए, डेफिनेशन में ही है, असेसमेंट ईयर 12 महीना से कम का नहीं हो सकता। असेसमेंट ईयर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। कमेंसिंग मतलब स्टार्टिंग
फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में है ये समझाने के लिए हम लिखे हैं, डेफिनेशन में मत लिख दीजिएगा। अगर एग्ज़ाम में आता है डिफाइन असेसमेंट ईयर तो ब्रैकेट के पहले वाला को ही लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है भाई, कितना याद भी हो जाएगा। 12 महीने का पीरियड कितना तारीख को स्टार्ट करेगा, 1 अप्रैल। 12 महीने का पीरियड कितना तारीख को स्टार्ट करेगा, 1 अप्रैल। अब अगर 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियस सा बात है कि एंड करेगा कब, उसी साल के 31 दिसंबर को। बोला नहीं सर उसमें तो 9 महीना ही होगा, अगले साल के 31 मार्च को, जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड करता था। अब चलिए आइए प्रीवियस ईयर। द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, उसके आगे का कुछ मत पढ़िए, वो अभी 1-2 क्लास के बाद पहुँचेंगे वहाँ। द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, ध्यान दीजिए। असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन क्या है भाई, मेरे 12 महीने का ये समूह है, कितना तारीख को स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल को, तो ऑब्वियस सा बात है कि एंड करेगा कितना तारीख को, अगले साल के 31 मार्च को। 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट किया तो क्या 31 मार्च 2024 में जा सकता है? बोला आपका मन है चले जाइए, लेकिन डेफिनेशन तो कितना कह रहा है, 12 ही महीना ना, तो इसलिए 12 महीना तो हमारा 31 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई। और प्रीवियस ईयर को क्या डिफाइन किया, कुछ महीना उना बताया क्या कितना होता है, बोला ना, बोला असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले का फाइनेंशियल ईयर। अब अगर मेरा असेसमेंट ईयर 1/4/2022 से स्टार्ट हुआ तो इसके पहले का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जनवरी 2021 से हो सकता है। बोला नहीं, 1 जनवरी 2021 से तो स्टार्ट होने वाला कैलेंडर ईयर है, इसके जस्ट पहले का फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा और 31/3/2022 को ख़त्म होगा। हर एक साल पीछे बीते गए साल के लिए असेसमेंट ईयर, आने वाले साल के लिए प्रीवियस ईयर। क्लियर है? थोड़ा पानी पी ले। देखिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट। अभी तक पढ़े क्या, पहला चीज़ टैक्स क्या है। अब भाई टैक्स क्या है, फ़ी है, कौन चार्ज करता है, गवर्नमेंट। क्या चीज़ पे चार्ज होता है, आपके इनकम, प्रोडक्ट और एक्टिविटी पे। क्यों चार्ज होता है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। आपके मन मर्जी पर हो सकता है कि टैक्स देंगे या नहीं देंगे, बोला ना कंपलसरी है। सेस क्या है, बोला वो भी टैक्स है, लेकिन सेस का एंड यूज़ आपको पहले से पता रहता है। फिर पढ़े कि भाई टैक्स के प्रकार, बोला टैक्स के प्रकार को बताने के पहले ये बताइए कि किस आधार पर आप छांट रहे हैं। बोला अच्छा, आधार है कि क्या हम अपने टैक्स के लायबिलिटी को किसी दूसरे के कंधे पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बोला अच्छा, इस आधार पर टैक्स 2 प्रकार के, कौन कौन सा। बोला डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में जो आपका टैक्स लायबिलिटी है वो आप नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स में आप अपने टैक्स की लायबिलिटी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर कुछ उसका एग्जाम्पल पढ़ लिए, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम, एक्साइज। फिर पढ़े कि डायरेक्ट टैक्स को इंडिया में रेगुलेट करता है CBIC। अब सर गलत है, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। गुड, ध्यान दे रहे हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स को कौन रेगुलेट करता है, CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। डायरेक्ट टैक्स आपके डिस्पोजेबल इनकम को इफेक्ट करता है, बढ़ाता है या घटाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स आपके प्रोडक्ट के दाम को बढ़ाता है या घटाता है। फिर आए टैक्स में आगे पढ़ने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट है ईयर का। क्या है भाई, कैलेंडर ईयर 12 महीने का पीरियड है, 1 जनवरी को स्टार्ट होगा। फिर फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का पीरियड है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा। अगर 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा तो ऑब्वियस सा बात है कि अगला साल 31 मार्च में जाएगा। फिर जो पढ़ना था प्रीवियस ईयर, अरे इस साल तो हम कमाते हैं। असेसमेंट ईयर, इस साल तो हम गंवाते हैं, टैक्स देते हैं। बोला यार ये तो बोलचाल का भाषा हो गया, एग्जाम में थोड़ी लिख के आएंगे कि प्रीवियस ईयर में कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में गंवाते हैं। ठीक से बताइए ना कि असेसमेंट ईयर क्या होता है। तो लो डेफिनेशन सुनो, पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग ऑन द 1 अप्रैल। पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग ऑन द 1 अप्रैल। ठीक है भाई, अगर 1 अप्रैल को कोई पीरियड स्टार्ट हो रहा है और 12 महीना जाएगा तो ऑब्वियस सा बात है कि अगले साल में जाएगा। पिक्चर का ड्यूरेशन है 2.5 घंटे का और स्टार्ट हो रहा है सुबह के 11 बजे, तो ऑब्वियस बात है 11 से स्टार्ट होगा तो 11 से 12, 12 से 1, 1:30, उसी दिन में स्टार्ट होगा, उसी दिन में ख़त्म हो जाएगा। वही पिक्चर रात के 11 बजे स्टार्ट हुआ, 2.5 घंटे का ड्यूरेशन है,
एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा कि 2 दिन में? तो बोले 2 दिन में। तो बोला पिक्चर हम 2 दिन में देख के आए, स्टार्ट हुआ था आज, ख़त्म हुआ कल। कैसे? बोला 11 बजे बैठे देखने, 2.5 घंटे का था, तो 11 से 12 का रात, अब 12 बजे के बाद अगला दिन। क्लियर है? तो असेसमेंट ईयर 12 महीने का पीरियड है, स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को एंड किया। प्रीवियस ईयर को क्या डिफाइन किया? बोला असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले का फाइनेंशियल ईयर। असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले का फाइनेंशियल ईयर है। हर एक साल पीछे बीते गए साल के लिए असेसमेंट, आने वाले साल के लिए प्रीवियस ईयर। क्लियर है? इतना अभी तक हम लोग पढ़ लिए। अब चलते हैं आगे, कॉन्सेप्ट नंबर 2। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 2, टैक्स में डेफिनेशन जो है वो 2 प्रकार का होगा, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव। ये सिर्फ टैक्स में नहीं है, कहीं पे भी लॉ में अगर आप पढ़ रहे हैं तो डेफिनेशन किसी को जब डिफाइन करते हैं तो 2 प्रकार का होता है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। जरा समझते हैं। पैंटालून, सेंट्रल, H&M, आइकॉनिक, स्वटा स्पेलिंग नहीं जानते, गलत लिखने से अच्छा है मत लिखो। ठीक है, ICONIC, हाँ ठीक। पैंटालून, सेंट्रल और H&M। अब अगर कोई कहीं ऐसा जगह रहते होंगे कि H&M नहीं जानते तो उसको बताओ, सेंट्रल तो सब लोग जानते हैं। पैंटालून, सेंट्रल, ये जो दुकान है पैंटालून सा सेंट्रल, इसमें जब आप जाइएगा तो किसी एक ब्रांड का सामान मिलेगा कि मल्टी ब्रांड शोरूम है? बोले सर ये सब तो मल्टी ब्रांड शोरूम है, अलग अलग ब्रांड का शोरूम है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप लिवाइस में जाते हैं, लिवाइस के शोरूम में, तो यहाँ आपको सिर्फ लिवाइस का आइटम मिलेगा। पैंटालून्स और सेंट्रल में जाते हैं, बहुत सा चीज़ मिलेगा। इंक्लूसिव है, अलग अलग तरह का प्रोडक्ट, अलग अलग ब्रांड का, अलग अलग कंपनी का। लेकिन लिवाइस में जाइएगा तो एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ लिवाइस, क्या भाई, यहाँ पे से आपको सिर्फ लिवाइस का कपड़ा मिलेगा। एक नॉर्मल मोबाइल स्टोर है, पंकज स्टोर, और एक एप्पल का स्टोर है दिल्ली में या मुंबई में। एप्पल के स्टोर में आपको सिर्फ एप्पल का सामान मिलेगा, एक्सक्लूसिव। पंकज भाई का जो दुकान है उसमें अलग अलग कंपनी के मोबाइल्स मिलते हैं, तो ये क्या है, इंक्लूसिव। लाओ लाई जाओ। लॉ में या टैक्स में डेफिनेशन 2 प्रकार का, इंक्लूसिव, जितना हम बोले हैं इसके अलावा भी और इसमें कुछ ऐड हो सकता है। एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, जितना बोल दिए उतना ही। जैसे जो एक्सक्लूसिव शोरूम होता है उसमें सिर्फ उतना ही जितना बोला हुआ है। लिवाइस का शोरूम है, लिवाइस मिलेगा। पैंटालून्स में लिवाइस भी मिलेगा, रैंगलर भी मिलेगा, ली भी मिलेगा, गास भी मिलेगा, डीजल का भी जीन्स मिलेगा। डीजल शायद नहीं बेचता है पैंटालून, ठीक है, मतलब अलग अलग कंपनी का जीन्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर लिवाइस के शोरूम में गए तो सिर्फ लिवाइस मिलेगा। तो ये है कैसा, एक्सक्लूसिव शोरूम एक प्रोडक्ट का नहीं, ये इंक्लूसिव है, सबको इंक्लूड करके चल रहा है भाई। एप्पल स्टोर इंक्लूसिव स्टोर है कि एक्सक्लूसिव? बोला सर एक्सक्लूसिव, यहाँ सिर्फ एप्पल मिलेगा। एप्पल मतलब सेव नहीं, एप्पल का फ़ोन। और लिवाइस में सिर्फ लिवाइस मिलेगा, लेकिन सेंट्रल पैंटालून में क्या मिलेगा, मल्टी ब्रांड शोरूम है, अलग अलग तरह का चीज़ मिलेगा। हमारा लॉ में डेफिनेशन 2 प्रकार का, कैसा कैसा, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव डेफिनेशन का पहचान होता है कि उस डेफिनेशन में लिखा रहेगा इंक्लूड्स। इंक्लूसिव डेफिनेशन का पहचान है, उसमें लिखा रहेगा इंक्लूड्स। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल,
HUF और भी लोग हैं, बाद में पढ़ेंगे। पर्सन इंक्लूड्स, डेफिनेशन में इंक्लूड्स वर्ड है, मतलब जितना कहा गया है उतना आने वाले समय में इसमें कुछ कुछ और भी आ सकते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव डेफिनेशन में ये वर्ड नहीं रहेगा। जैसे अभी हम लोग पढ़े, असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग ऑन 1 अप्रैल। ये डेफिनेशन कैसा डेफिनेशन था? इंक्लूसिव। इसमें कहीं था ये वर्ड इंक्लूड्स? नहीं भाई, जितना बोल दिया उतना। कंपनी इज अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट और एन एग्जिस्टिंग कंपनी, जितना बोल दिया उतना, इसके आगे कुछ नहीं। इंक्लूसिव डेफिनेशन का पहचान है कि उसमें ये वर्ड रहेगा इंक्लूड्स। एक्सक्लूसिव जो बोला गया सिर्फ वही। अगर शोरूम के बाहर में लिखा हुआ है टाइटन शोरूम, तो वहाँ आपको सिर्फ टाइटन के ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं, जितना लिखा हुआ है उतना ही। लेकिन अगर लिखा हुआ है पैंटालून्स तो वो इंक्लूसिव है, बहुत सा चीज़ मिल सकता है। क्या मिलेगा नहीं मिलेगा अंदर जाके पूछिए। लॉ में डेफिनेशन, लॉ को हटाइए, टैक्स में डेफिनेशन दो प्रकार का, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। इंक्लूसिव डेफिनेशन का पहचान है कि उसमें वर्ड क्या रहेगा? इंक्लूड्स, पर्सन इंक्लूड्स। ये डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग बाद में। एक्सक्लूसिव डेफिनेशन कितना क्या रहेगा? जितना कह दिया गया उतना ही, इसके अलावा कोई नहीं, ठीक है। ये हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट। अब टैक्स का तीसरा कॉन्सेप्ट जो हर एक चैप्टर में होगा, हर एक चैप्टर में जिसका यूज आएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 3, डीम्ड। ये टैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बाकी लॉ में भी आता है, ठीक है ना। जरा समझते हैं। एक्चुअल पोजीशन है ब्लैक बोर्ड। एक बोर्ड है जिसके अंदर, जिसका कलर जो है ब्लैक। एक्चुअल पोजीशन क्या है भाई? कि ये ब्लैक बोर्ड है। इसको लिख देते हैं। स्टेटेड पोजीशन, ये बोर्ड क्या है? ब्लैक। स्टेटेड पोजीशन बोल रहा है कि बोलो कि ये व्हाइट बोर्ड है। लॉ में कभी कभी ऐसा पाओगे कि एक्चुअली में देख के समझ में आ रहा है कि इट्स अ ब्लैक बोर्ड, ठीक है ना, लेकिन हमसे कह रहा है कि तुम मान लो कि ये व्हाइट बोर्ड है। तो जब एक्चुअल पोजीशन और स्टेटेड पोजीशन अलग अलग हो, है ब्लैक बोर्ड, मानना पड़ रहा है व्हाइट बोर्ड, तब कॉन्सेप्ट आता है डीम्ड। हम कहेंगे डीम्ड व्हाइट बोर्ड। है ये ब्लैक बोर्ड, लेकिन हमको लॉ कह रहा है कि मान लो कि व्हाइट बोर्ड है, तो हमको मानना पड़ेगा कि ये व्हाइट बोर्ड है। तो सीधे व्हाइट बोर्ड बोलेंगे कि डीम्ड व्हाइट बोर्ड, डीम्ड व्हाइट बोर्ड। यानी अगर डीम्ड वर्ड लग गया तो इसका मतलब है कि ये बोर्ड वाइट नहीं होगा, हमको मानना पड़ रहा है। बोले सर ऐसा होगा? कौन ऐसा करेगा? अरे भाई ये तो सब लोग करता है। एक गाना है ना, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। गर्लफ्रेंड ने खाना बनाया, टेस्ट एकदम फीका है, ब्लैंड, उबाल के दे दिया, मैगी नहीं, खाना। गर्लफ्रेंड ने खाना बनाया, टेस्ट जो है एकदम ब्लैंड है, एकदम फीका। ये है एक्चुअल पोजीशन। लेकिन बाबू सोना करना क्या है? एक्चुअल पोजीशन बोल सकते हैं, खाना बेकार है। स्टेटेड पोजीशन क्या होगा? टेस्टी है। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, है खाना एकदम बेकार, फीका। खाना खा रहे हैं, माँ का याद आ रहा है, बोल भी नहीं सकते हैं कि माँ से बेकार है। आपको क्या बोलना होगा? टेस्टी। झूठ बोलो, क्या बोलोगे?
बोलना डीम्ड टेस्टी है। टेस्टी अगर खाली बोलेंगे मतलब एक्चुअली टेस्टी होना चाहिए, लेकिन हमको तो क्या बोलना है, झूठ। तो क्या बोलेंगे, डीम्ड टेस्टी। क्लियर है। था ब्लैक बोर्ड, बोलना क्या पड़ रहा है, वाइट बोर्ड। तो क्या बोलेंगे, वाइट बोर्ड की डीम्ड। डीम्ड देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसा एक भी चैप्टर नहीं होगा टैक्स में जहाँ पे कि ये कॉन्सेप्ट 2-3 बार नहीं इस्तेमाल होगा। 2-3 बार इस्तेमाल होता है हर एक चैप्टर में। एक्चुअल पोजीशन ये आज मंडे है, एक्चुअल पोजीशन कि आज मंडे है, लेकिन स्टेटेड पोजीशन है कि भाई फ्राइडे मान लो, फ्राइडे मान लो, मानना पड़ेगा। बोले नहीं मानेंगे, बोले नहीं मानोगे, जाओ इंडिया के बाहर जाओ। इंडिया में हो तो इंडिया के लॉ को तो मानना पड़ेगा। टैक्स में ऐसा बार बार आएगा, रहेगा कुछ और, बोलेगा कि मान लो ये है। बोले ऐसा कैसे होगा, बोले ऐसे ही जैसे ऐसे हुआ। खाना था एकदम बेकार, खाना था बेकार, लेकिन आपको बोलना क्या है, टेस्टी। एक्चुअल पोजीशन है ब्लैंड फूड है, फीका है, लेकिन आपको क्या बोलना है, टेस्टी। मन में बोल लीजिए डीम्ड, बोलिए डीम टेस्टी। जैसे ही डीम टेस्टी बोले कुछ भी होगा टेस्टी तो नहीं होगा, क्योंकि हमको मानना पड़ रहा है कि टेस्टी है। एक्चुअल पोजीशन है मंडे, स्टेटेड पोजीशन है फ्राइडे, तो क्या बोलेंगे, फ्राइडे की डीम्ड फ्राइडे। बोला डीम्ड फ्राइडे। अब इसको टैक्स के टर्म में समझाते हैं जरा, ठीक है। एक हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसका ओनर राम, ठीक है। एक हाउस प्रॉपर्टी है, ओनर राम है। कैसे पता चलेगा कि राम है, भाई इस हाउस प्रॉपर्टी का जो कागज होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, उसमें किसका नाम होगा, राम का। जब हम लोग हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 27, ठीक है ना। अभी सेक्शन संग चक्कर मत पड़ो, भारी लगे, ठीक है, ऐसे ही चलते हैं। एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसका ओनर है राम, एक है श्याम। एक्चुअल पोजीशन क्या है, ओनर राम। टैक्स के नियम अनुसार स्टेटेड पोजीशन है कि श्याम को ओनर बोलो। टैक्स के किसी नियम के तहत एक्चुअल में राम इज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, लेकिन इनकम टैक्स के किसी नियमावली के तहत हमको श्याम को इसका ओनर बोलना पड़ रहा है, मानना पड़ रहा है। तो श्याम को क्या बोलेंगे, ओनर नहीं, क्या बोलिएगा, डीम्ड ओनर। यानी जो एक्चुअल पोजीशन है और जो हमको बोलना पड़ रहा है, वो दोनों अगर अलग अलग है तो जो हमको बोलना पड़ रहा है उसके आगे क्या वर्ड लगा देंगे, डीम्ड। यानी अगर कोई कहा डीम्ड प्रॉफिट, बोला कि ये तुम्हारा डीम्ड प्रॉफिट है, इसका क्या मतलब है, प्रॉफिट होगा नहीं, मानना पड़ रहा। कोई कह रहा है डीम्ड इनकम, ये सब कॉन्सेप्ट है जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। अगर इनकम होता तो भाई इनकम होता, लेकिन अगर हम कह रहे हैं डीम्ड इनकम, इसका क्या मतलब है, इनकम होगा नहीं। जैसे ही वर्ड लग गया डीम्ड, यानी इनकम होगा नहीं, मानना पड़ रहा है। डीम्ड रेसिडेंट नया कॉन्सेप्ट है, 1-2 साल पहले आया है, पढ़ेंगे हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस में। डीम्ड रेसिडेंट, रेसिडेंट हो नहीं, मानना पड़ रहा है। क्लियर है। तो टैक्स के 3 कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पढ़ा। क्या क्या कॉन्सेप्ट को पढ़े, पहला ईयर, दूसरा एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, और तीसरा क्या पढ़े, बोला तीसरा पढ़े हम लोग सर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डीम्ड का कॉन्सेप्ट। डीम्ड के कॉन्सेप्ट में था क्या, बोला डीम्ड के कॉन्सेप्ट में था कि एक्चुअल पोजीशन है कुछ और, लेकिन आपको मानना पड़ रहा है कुछ और। हाउस का ओनर है राम, मानना पड़ रहा है कि ओनर कौन है, श्याम। तो श्याम को ओनर कहेंगे कि डीम्ड ओनर कहेंगे, डीम्ड ओनर। क्लियर। देखिए अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। पहला, व्हाट इज टैक्स एंड व्हाट इज सेस, ठीक है।
दूसरा पढ़े टाइप्स ऑफ टैक्स, ठीक है। तीसरा पढ़े कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स में हम लोग पढ़े ABC। ए पढ़े कॉन्सेप्ट ऑफ ईयर, बी पढ़े इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव डेफिनेशंस, और तीसरा पढ़े दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डीम्ड। अभी तक हम लोग इतना ही पढ़े, ठीक है। टैक्स क्या है, सेस क्या है, टाइप्स ऑफ टैक्स, कॉन्सेप्ट, ईयर, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, डीम्ड, ठीक है। अब अगला टॉपिक, फोर्थ, सोर्स ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। या ध्यान से समझिए, कहता है कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई हम इनकम टैक्स के बारे में जानना चाहते हैं, कहाँ से पता करें, कौन सा एक्ट पढ़े, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ ले, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ ले, बोला कंपनीज एक्ट पढ़ ले, बोला नहीं, तो क्या पढ़े, बोला हम बताते हैं। किसी व्यक्ति को अगर इनकम टैक्स जो इंडिया में लागू है उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो क्या सोर्स है, फिर से हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्या हम कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट पढ़ ले जाके, नहीं, हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। हमको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमको पार्टनरशिप के बारे में जानना है, पार्टनरशिप एक्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इनकम टैक्स के बारे में हमको जानना है, कहाँ से जान सकते हैं, ज़रा बताइए कौन कौन सा सोर्स है, तो कहता है अभी बताते हैं। सोर्स ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, नेक्स्ट पेज पे चलता है, या ध्यान दीजिए, सोर्स ऑफ इनकम टैक्स इंडिया। पहला है इनकम टैक्स एक्ट 1961, दूसरा है इनकम टैक्स रूल्स 1962, तीसरा है एनुअल फाइनेंस एक्ट, चौथा है सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस, और पांचवा है जुडिशियल डिसीजंस। ध्यान से, अब हम लोग टैक्स में इन कर रहे हैं। टैक्स क्या है और टाइप्स ऑफ टैक्स तो जेनरिक सा बात था, जानना जरूरी था। अब हम लोग टैक्स में इन कर रहे हैं। जो 3 कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े वहाँ से हम लोग इनकम टैक्स में अब इन कर गए। इनकम टैक्स के बारे में अगर हमको जानकारी हासिल करना है तो टोटल 5 सोर्स है। पहला है इनकम टैक्स एक्ट 1961, दूसरा है इनकम टैक्स रूल्स 1962, तीसरा है एनुअल फाइनेंस एक्ट, चौथा है सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस, और पांचवा है जुडिशियल डिसीजन। पहला इनकम टैक्स एक्ट 1961 बोला इंडिया में इनकम टैक्स का लेवी यानी इनकम टैक्स का जो चार्ज है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिया होगा। तो द लेवी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी इनकम टैक्स का जो मेन लॉ है, जो मेन एक्ट है, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 गवर्न्स द लेवी ऑफ टैक्स, गवर्न्स लेवी, आपके ऊपर जो इनकम टैक्स लगेगा उसके बारे में सारा नियम कानून कहाँ है, इनकम टैक्स एक्ट में। किस पे लगेगा, किस किस इनकम पे लगेगा, कितना लगेगा, कैसे लगेगा, यानी इनकम टैक्स का जो लॉ, मदर लॉ है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। बोला इसमें 298 सेक्शंस हैं और 14 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। 298 सेक्शंस हैं और 14 शेड्यूल्स हैं। क्या है भाई, 298 सेक्शंस एंड 14 शेड्यूल्स। शेड्यूल्स मतलब कॉलम वॉलम में चार्ट वार्ट में दिया हुआ।
इंडिया में इनकम टैक्स किस एक्ट से गवर्न होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, बोला नहीं, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इस इनकम टैक्स एक्ट में टोटल सेक्शंस कितना है? बोला 298 सेक्शंस है। शेड्यूल्स कितना है? बोला 14। बोला इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहाँ तक लागू होता है? बोला होल इंडिया पे, पूरे इंडिया पे। बोला सर ऐसा भी कोई एक्ट है क्या जो पूरे इंडिया पे नहीं लागू होता है? बोला हाँ, जो स्टेट का खुद का एक्ट होता है वो स्टेट में लगता है। जो सर्विस टैक्स था वो जम्मू कश्मीर पर नहीं लगता था। इनकम टैक्स एक्ट 1961 पूरे भारत पे लगता है। क्या क्या हम लोग अभी तक पढ़े? सोर्स ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के बारे में अगर हमको जानना है कि किस पर लगेगा, कैसे लगेगा, कितना लगेगा, हमको कौन सा एक्ट देखना है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। टोटल कितने सेक्शंस हैं? 298। शेड्यूल्स कितने हैं? 14। क्या ये इंडिया में कहीं नहीं भी लगता है? बोला ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ इनकम टैक्स एक्ट नहीं लगता, पूरे इंडिया पे लगता है। कब से ये लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 1962 से। इंडिया में कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 1962 से। आइए जरा फर्स्ट पेज पे नोट्स के। ध्यान दीजिए। सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। द इनकम टैक्स लॉ बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 गवर्न्स द लेवी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। अंडरलाइन कीजिए, गवर्न्स लेवी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। लेवी के बगल में लिख सकते हैं चार्ज। इनकम टैक्स किसके ऊपर लगेगा, कैसे लगेगा, किस इनकम पे लगेगा, ये सब आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पता चल जाएगा। विच कंटेन्स 298 सेक्शंस। टोटल सेक्शंस की संख्या कितनी है? 298 एंड 14 शेड्यूल्स। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अप्लाइज टू ऑल ओवर इंडिया, अप्लाइज ऑल ओवर इंडिया, एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। देखिए ये जेनरिक नियम है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इनकम टैक्स के बारे में हमको जानकारी चाहिए, कहाँ कहाँ से मिलेगा? बोला सबसे पहले तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जाएंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या करता है? पार्टनरशिप को गवर्न करता है। मतलब पार्टनरशिप को भी गवर्न करेगा उसके इनकम को कैलकुलेट करते समय, लेकिन एक्चुअली इनकम टैक्स एक्ट आपके इंडिया में इनकम पर टैक्स किस प्रकार से चार्ज होगा, लेवी होगा, इस चीज़ को डिसाइड करता है। टोटल कितने सेक्शंस है भाई? 298। शेड्यूल्स कितने हैं? 14। क्या ये सिर्फ कोई लोकलाइज्ड एरिया में लागू होता है कि पूरे इंडिया पे लागू होता है? बोला पूरे इंडिया पे लागू होता है। बोला ये इंडिया में कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 1962 से। क्लियर? अगला देखिए, इनकम टैक्स रूल्स 1962। तो ध्यान से समझिए, इनकम टैक्स एक्ट एक लिखा हुआ नियम है। क्या कोई खुद से उस नियम का पालन करेगा? ऐसे चलते हैं। इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि आप अगर किसी को लूट लेते हैं, पैसा लूट लेते हैं, तो ये एक इलीगल काम है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब हम किसी को लूट लिए, बंदूक दिखाया, बोले निकाल, ले लिए सोना वोना, सोना ले लिए। अब क्या हम खुद से जाके आईपीसी पढ़ेंगे? अरे इसमें तो लिखा हुआ है कि अगर आप किसी को लूटते हैं तो ये गलत करते हैं, सोचेंगे कि गलत है, चलो भैया जेल चलते हैं। ऐसा तो होगा नहीं। यानी इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी को इंडिया में लागू करने के लिए एक बॉडी चाहिए, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का काम है कि इस एक्ट में यानी आईपीसी और सीआरपीसी में जो लिखा हुआ है उसका कोई पालन नहीं कर रहा है तो उसको पकड़ के हम जेल ले जाएं, उसका पालन करवाएं। 2 आदमी रोड पे लड़ रहा है, इलीगल है एकदम, एक दूसरे को कूटे हुए हैं, मरे हुए हैं, ठीक है, आया है जॉन विक देख करके, ठीक है। अब जो लोग नहीं जानते हैं, जॉन विक एक पिक्चर है, देख लीजिएगा, पिक्चर उच्चर देखा कीजिए। ऐसा नहीं है कि सीए का तैयारी कर रहे हैं तो सब चीज़ छोड़ दिए, ठीक है।
तो दम जॉन विक देख के आया है, दोनों एक दूसरे को दम मार रहा है, ठीक है। अब इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी में तो मना है भाई, मारा पीटी कुटाई जरूरी नहीं है, गलत है। क्या दोनों एक दूसरे को मार करके फिर चाय पिएगा बोलेगा चलो जेल? नहीं ना, उसको रोकने के लिए, उसको इन्फोर्स करने के लिए एक बॉडी चाहिए। बेस्ट एग्जाम्पल गीता। गीता में तो बहुत सा चीज़ लिखा हुआ है जो आपके लाइफ को बेहतर करता है। सबके घर में मोरलेस होगा, कोई पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है। लेकिन एक बॉडी होता है जो बोलता है कि पढ़ना ही पड़ेगा, तब तो पढ़ना ही पड़ता, मानना ही पड़ता। उसी तरह से इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक एक्ट है, अपने से कौन मानेगा? इस एक्ट को लागू करने के लिए एक बॉडी का ज़रूरत था। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया क्यों बना? ताकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में जो लिखा हुआ है बात, उसको हम लोग क्या कर सकें, पालन करवा सकें। एक्ट कोई खुद से तो काम करेगा नहीं। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 को लागू करके उसका परिचालन करने के लिए एक बॉडी का गठन हुआ जिसका नाम था CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इनकम टैक्स एक्ट 1961 को लागू करने में मदद करता है। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 295 कहता है कि भाई जो CBDT है ना, ये खुद के चलने के लिए रूल्स बनाएगा। ध्यान देना, इनकम टैक्स एक्ट 1961 गवर्न्स द लेवी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 1961 खुद से तो लागू होगा नहीं, एक बॉडी चाहिए जो इसको लागू करवा सके। किसी आदमी को देखे कह रहे तुम नहीं पालन कर रहे हो, चलो CBDT उसको नोटिस भेजेगा कि देखो इनकम टैक्स एक्ट में कह रहा था कि तुमको टैक्स देना है, तुम नहीं दे रहे हो, टैक्स लाओ। और CBDT खुद कैसे चलेगा, क्या नियम कानून होगा, क्या पावर्स होगा, ये कहाँ? तो इनकम टैक्स रूल्स 1962। इनकम टैक्स रूल्स 1962 कौन बनाएगा? CBDT। ऐसा अधिकार कौन दिया है? इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 295। इनकम टैक्स एक्ट सरकार बनाती है, इनकम टैक्स रूल्स CBDT बनाता है। क्यों? क्योंकि CBDT को यह अधिकार दिया हुआ है कहाँ से? इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 295 से। ये हम लोग के सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमको रूल्स नहीं पढ़ना, हमको इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना। क्लियर है? तो क्या पढ़े हम लोग? सोर्स ऑफ इनकम टैक्स में पहला सोर्स है इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट को लागू करने के लिए एक बॉडी का गठन होगा, CBDT। CBDT खुद के चलने के लिए नियम बनाएगा। ऐसा कहाँ बोला हुआ है? इनकम टैक्स रूल्स में कि इनकम टैक्स एक्ट में? बोला इनकम टैक्स एक्ट में। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 295। सेक्शन 295 कह रहा है कि CBDT तुम रूल्स बनाओ, रूल्स बना करके उसको लागू करवाओ अपने ऊपर। और CBDT का मेन काम क्या है? इनकम टैक्स एक्ट लोगों से मनवाना। आइए, पॉइंट नंबर B अभी छोड़ दिया है, इनकम टैक्स रूल्स। द इनकम टैक्स रूल्स 1962, सेक्शन 295 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 empowers the board to make rules for carrying out the purpose of the act। अंडरलाइन कीजिए, सेक्शन 295 इनकम टैक्स एक्ट 1961 बोर्ड, कौन सा बोर्ड? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को यह अधिकार दिया कि बनाओ रूल, काहे के लिए? कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। दीज आर कॉल्ड एज इनकम टैक्स रूल्स 1962। ध्यान दीजिए, समझने वाला बात है। इनकम टैक्स का मेन एक्ट क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये गवर्न करता है लेवी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। ठीक, इसमें 298 सेक्शंस है, 14 शेड्यूल्स है, पूरे भारत पे लगता है। 1 अप्रैल 1962 से लागू हो गया। ठीक, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को लागू करने के लिए एक बॉडी का गठन हुआ, CBDT। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 295 में कहा गया है कि भाई CBDT तुम रूल्स बनाओ, ऐसा रूल्स बनाओ जिससे कि लोग इसको फॉलो करें। ठीक है, तो भाई रूल्स बनता है, फॉलो होता है। एनुअल फाइनेंस एक्ट वो अगले क्लास का हम लोग का टॉपिक रहे। तीसरा, सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशन, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इस पर। सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस। अब इनकम टैक्स एक्ट में बातें लिखी हुई हैं, उन बातों को जो लिखा हुआ है हमको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हम किसके पास जाएंगे? बोले CBDT के पास। CBDT बोला कि अरे देखो तुमको जो दिक्कत हो रहा है ना, और भी बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है, सुनो ऐसा करते हैं ना, हम एक सर्कुलर निकाल देते हैं, एक क्लैरिफिकेशन निकाल देते हैं।
तो इनकम टैक्स एक्ट में दिए गए प्रावधानों में अगर उन प्रावधानों के बारे में कुछ जानकारी हमको आम जनमानस को देना है तो सीबीडीटी बोर्ड क्या इशू करता है? सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस। स्कूल में ध्यान दिए होगे, प्रिंसिपल से सर्कुलर आया, कल छुट्टी है, हंगामा की हम लोग, ठीक है। नॉर्मली छुट्टी सैटरडे संडे को होता है, ये एक्ट में दिया हुआ है। लेकिन मान लो कि डीएम का ऑर्डर आया, गर्मी बढ़ गया, कल से स्कूल बंद, तो एक जानकारी क्लास में आया, जो पीएन होता था वो लेके आता था, टीचर पढ़ती थी, टीचर भी खुश, हम लोग भी खुश। यही तो एक ऐसा चीज़ है जहाँ जब टीचर कहता है कि बच्चों कल छुट्टी, टीचर भी खुश, बच्चा भी खुश, ठीक है, छुट्टी है भाई, लॉस क्या होगा उसको कुछ नहीं लिखना है, छुट्टी है तो छुट्टी है। सीबीडीटी इनकम टैक्स एक्ट में दिए गए किसी बात के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता है लोगों को, तो कैसे जानकारी देता है? सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशन से। बोर्ड पे ध्यान दो, क्लैरिफिकेशंस। सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशन इशू करने का अधिकार किसको है? बोर्ड को। बोला ये जो सर्कुलर और क्लैरिफिकेशन है ये अगर मेरे फ़ायदा का है, एसएससी हैं हम, ठीक है ना, तो हम मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। लेकिन बोर्ड ने जो सर्कुलर निकाला है वो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को मानना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, इससे क्वेश्चन आ जाता है। इनकम टैक्स एक्ट को लागू करने के लिए एक बोर्ड है। इनकम टैक्स एक्ट में जो बातें दी गई हैं उसमें अगर कुछ कन्फ्यूज़न है, आम जनमानस उसमें कुछ कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहता है, तो सीबीडीटी के पास जा सकता है, या सीबीडीटी खुद सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशन निकालेगा कि देखिए भाई फलाना सेक्शन में जो बात दिया गया है ना वो एक्चुअली ये मीन करता है। तो ये सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशन किसके मानना अनिवार्य है? बोला डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और किसके लिए ऑप्शनल है? बोला सर ऑप्शनल है हमारे लिए, एसएससी के लिए, हमारे इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, पार्टनरशिप। तो सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशन का नियम क्या है? इशूड बाय द बोर्ड टू क्लैरिफाई, बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट, ऑप्शनल इन द हैंड्स ऑफ द एसएससी। मेरे फ़ायदा का है तो मान लेंगे, नहीं फ़ायदा का है तो नहीं मानेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट को तो मानना ही पड़ेगा। आइए जरा, circulars clarification issued by the CBDT. The board issues circulars and clarifications from time to time to deal with certain specific problem and to clarify doubts regarding the scope and the meaning of the provisions. ध्यान देना, सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशन बोर्ड के द्वारा इशू किया जाता है। काहे के लिए भाई? बोला अगर एक्ट में दिए गए किसी प्रावधान में कुछ कन्फ्यूज़न है किसी को, और वो कन्फ्यूज़न देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है लोग को, तो बोर्ड एक कॉमन नोटिस टाइप का निकाल देगा, सर्कुलर निकाल देगा, क्लैरिफिकेशन निकाल देगा। देखिए भाई वहाँ जो लिखा हुआ बात है ना उसमें कुछ लोग को दिक्कत हो रहा है, तो जो दिक्कत हो रहा है उस दिक्कत को सुधारने के लिए हम या समझाने के लिए सर्कुलर और क्लैरिफिकेशन इशू कर दिए। आगे चलो, दीज आर बाइंडिंग ऑन द इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, अंडरलाइन करिए, दीज आर बाइंडिंग ऑन द इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ बट नॉट बाइंडिंग ऑन द एसएससी। एसएससी क्या होता है ये पढ़ेंगे अगले क्लास में। मान लीजिए हम लोग एसएससी हैं जो इंडिविजुअल हैं, एसएससी कैन क्लेम बेनिफिट ऑन सच सर्कुलर्स। जरा ध्यान दीजिए, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं कि भाई अगर किसी व्यक्ति को इनकम टैक्स के बारे में जानना होगा तो कहाँ से पता करेगा, कैसे पता चलेगा? बोला देखो इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, एनुअल फाइनेंस एक्ट, सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस और जुडिशियल डिसीजन, और मतलब हिंदी वाला एंड जुडिशियल डिसीजन। पहला क्या पढ़े? इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट ही मेन एक्ट है इनकम टैक्स को लेकर के इंडिया में, सारा नियम कानून वहीं दिया हुआ है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट को लागू करने के लिए एक बोर्ड बना और बोर्ड को दिशा निर्देश दिया गया सेक्शन 295 में कि जाओ तुम जाके थोड़ा रूल्स बनाओ। तो अब जैसे मान लो कि कोई फॉर्म है, हमको जमा करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपना जानकारी, तो किस फॉर्म में होगा, उस फॉर्म का फॉर्मेट क्या होगा, ये सब रूल्स पे मिलता है। क्लियर है? अब इनकम टैक्स एक्ट में कुछ बात है जो आम जनमानस को नहीं समझ में आ रहा है, तो वो बोर्ड के पास जा सकता है कि ज़रा क्लैरिफाई कीजिए ना, क्लैरिफिकेशन दीजिए या सर्कुलर निकालिए। बोर्ड ने सर्कुलर क्लैरिफिकेशन निकाला, हमारे फ़ायदा का है, हम एसएससी हैं, मान लेंगे।
नहीं फ़ायदा का, हम नहीं मान रहे हैं, बोर्ड हमसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन डिपार्टमेंट के पास हम गए और डिपार्टमेंट कह रहा है कि अच्छा आज तुमको माने तो मान लिए, हम भी नहीं मानेंगे। बोला आप ऐसा नहीं कर सकते हो। डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग है सर्कुलर क्लैरिफिकेशन, लेकिन एसएससी के पास ऑप्शनल है। अब आते हैं लास्ट, सबसे पावरफुल, जुडिशियल डिसीजन। इनकम टैक्स में कोई बात है, उस बात को लेकर के हम में, इंडिविजुअल एसएससी में और डिपार्टमेंट में हो गया झगड़ा। हम करें कि नहीं हम जो समझे हैं वो सही है, डिपार्टमेंट कह रहा है कि नहीं हम जो कहे हैं वो सही है। तो कौन सही है इसका निपटारा क्या मारामारी से होगा, मार कुटाई से होगा? बोले ना, चलेंगे हम कोर्ट में, कोर्ट में मिलेंगे। कोर्ट में हम गए, कोर्ट का डिसीजन आया, कहता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया डिसीजन पूरे भारतवर्ष में लॉ के जैसा मान्य होता है। ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया डिसीजन पूरे भारतवर्ष में लॉ के जैसा मान्य होता है। यानी जो स्टैंडिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है वही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया डिसीजन का है। ये पूरे भारतवर्ष पे लगता है। सुप्रीम कोर्ट के पास हम गए थे अपने झगड़ा को लेकर के, मेरे फेवर में आया या डिपार्टमेंट के फेवर में आया, जो डिसीजन आया वो लॉ बन गया इंडिया में। बोला सर हाई कोर्ट में? बोला हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को लेकर के कोई जजमेंट दिया। हर एक हाई कोर्ट का अपना एक जुरिस्डिक्शन होता है, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट होगा, बॉम्बे हाई कोर्ट, उसका जुरिस्डिक्शन होगा महाराष्ट्र। गुजरात का हाई कोर्ट अहमदाबाद में है, उसका जुरिस्डिक्शन अहमदाबाद। यूपी का इलाहाबाद में है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो डिसीजन देगा उसका जुरिस्डिक्शन है यूपी। तो कहता है हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया डिसीजन, हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है उसमें लॉ बन जाता है। ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया डिसीजन पूरे भारत में लॉ, हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया डिसीजन उसके जुरिस्डिक्शन में क्या होता है, लॉ बन जाता है। यानी मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया इनकम टैक्स पे कोई डिसीजन महाराष्ट्र में तो लागू हो गया ही होगा, बाकी स्टेट में लागू होगा कि नहीं होगा वो देखा जाएगा। उसको आप रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं कि देखिए भाई ये केस महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, बिहार में मान लीजिए पटना हाई कोर्ट कोई दूसरा डिसीजन दिया, तो बिहार में पटना हाई कोर्ट वाला डिसीजन मान्य होगा और महाराष्ट्र में मुंबई हाई कोर्ट वाला होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पूरे भारतवर्ष में लॉ बन जाता है। क्लियर है? अब एक चीज़ और जिसको कि कोर्ट से लेना है, मान लीजिए सेम इशू था, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन नंबर मान लीजिए 10 पर झंझट हुआ, इसका डिसीजन आया 2015-16 में, फिर उसी प्रावधान को लेकर के हम 2022-23 में गए। यानी प्रॉब्लम एक ही है लेकिन दो अलग अलग साल में उस पर डिसीजन आया। दोनों डिसीजन सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि डिसीजन डिफरेंट है, तो कौन वाले डिसीजन को हम लोग लॉ मानेंगे? बोला जो लेटेस्ट है। यानी सेम प्रॉब्लम को लेकर के अगर दो जजमेंट आया अलग अलग साल में, तो पुराना वाला मानेंगे कि नया वाला मानेंगे? नया वाला मानेंगे। कभी कभी क्या होता है कि बेंच बदल जाता है, इन द सेंस हम कोई बहस लेकर के गए कोर्ट में, सिंगल जज ने जजमेंट दिया। कभी कभी क्या होता है कि 2 जज बैठते हैं, कभी कभी क्या होता है 5 बैठते हैं, कभी कभी क्या होता है 7 बैठते हैं। तो अगर बेंच स्ट्रेंथ बदल रहा है, सिंगल, डबल, 5, 7, तो मान लीजिए एक प्रॉब्लम है, पिछला बार जो जजमेंट आया था 2 जजों ने दिया था, अभी जो जजमेंट आ रहा है वो एक सिंगल जज दे रहा है, तो कौन नियम को मानेंगे? बोला 2 जज का डिसीजन और 1 जज का डिसीजन का जब बात होगा तो टाइम नहीं देखेंगे। जिस बेंच का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, 2 जजों ने डिसीजन दिया, 1 जज ने दिया, तो टाइम नहीं देखेंगे, 2 वाले को मानेंगे। पहले भी 1 ने दिया था और अभी भी 1 ने दिया, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ सेम है, तो जो लेटेस्ट डिसीजन है वो माना जाएगा। तो क्या है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया डिसीजन पूरे भारतवर्ष में लॉ, हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया डिसीजन सिर्फ उसके स्टेट में लागू होता है। अगर
सेम प्रॉब्लम पर 2 डिसीजन है और दोनों बेंच का स्ट्रेंथ सेम था, पिछला बार भी 5 जज दिया था, इस बार भी 5 जज ने जजमेंट दिया, तो बेंच स्ट्रेंथ सेम है तो जो लेटेस्ट डिसीजन है वो मान्य होगा। और अगर बेंच स्ट्रेंथ डिफरेंट है, पिछला बार 5 ने डिसीजन दिया था, इस बार 2 ने जजमेंट दिया है, लेटेस्ट 2 वाला है लेकिन 5 वाला लागू। आइए सर, लास्ट टॉपिक है, यहाँ एंड करेंगे। जुडिशियल डिसीजंस। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, any decision given by the Supreme Court becomes a law which will be binding on all the courts. अंडरलाइन कीजिए, decision by Supreme Court becomes a law binding on all courts, appellate tribunals and the income tax authorities as well as on all the SSC. सब लोगों पे लागू होता है, नाम जानने का जरूरत ही नहीं, ये सब बात का चीज़ है। एपेलेट ट्रिब्यूनल्स। अ लार्जर बेंच डिसीजन प्रिवेल्स ऑन लोअर बेंच। बेंच स्ट्रेंथ डिफरेंट है तो जिस बेंच का स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा, बेंच का स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा मतलब ये नहीं कि सर उस साल का कुर्सी इस साल के कुर्सी से ज़्यादा मजबूत है। कुर्सी पे कितना आदमी बैठा हुआ, ये 5 जज ने जजमेंट दिया था, अभी 2 जज ने जजमेंट दिया, 2 वाला मानेंगे कि 5 वाला? 5 वाला। पहले भी 5 जज ने जजमेंट दिया था, इस बार भी 5 जज ने जजमेंट दिया, इस बार वाले को मानेंगे। If the benches are of the same strength, then the decision of the later one prevails. यानी लेटेस्ट डिसीजन लागू होता है। ध्यान दीजिए, सम अप कर रहे हैं। सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के बारे में अगर इंडिया में किसी को जानना है तो क्या क्या सोर्स है? इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, एनुअल फाइनेंस एक्ट, नेक्स्ट क्लास का हम लोग का टॉपिक है, सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस और जुडिशियल डिसीजन। इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही एक्चुअली में मदर एक्ट है। ये डिसाइड करता है कि किस पे टैक्स लगेगा, कितना टैक्स लगेगा। लेवी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया इज गवर्न बाय द इनकम टैक्स एक्ट। इसमें 298 सेक्शंस हैं, 14 शेड्यूल्स हैं। बोला कि ये इंडिया में 1 अप्रैल 1962 से लागू हो गया। इनकम टैक्स रूल्स 1962, इसको कौन बनाता है? गवर्नमेंट। बोला नहीं, सीबीडीटी। बोला सीबीडीटी को अधिकार कहाँ से मिला? सेक्शन 295 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 295 ने कहा कि भाई इसको लागू करने के लिए तुम रूल्स बनाओ, इनकम टैक्स एक्ट को लागू करने के लिए रूल्स बनाओ। सीबीडीटी ने रूल्स बनाया। इनकम टैक्स एक्ट या रूल्स में कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, बोर्ड सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशन निकालता है टाइम टू टाइम। ये डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग है, लेकिन एसएससी मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। फ़ायदे का होगा तो मानेगा, नहीं फ़ायदे का होगा तो नहीं मानेगा। लास्ट है जुडिशियल डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया डिसीजन पूरे भारतवर्ष में लॉ बन जाता है। हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया डिसीजन उसी के क्षेत्र में काम होता है। अगर अलग अलग समय में डिसीजन आया है और दोनों में जजेस की संख्या सेम थी तो लेटेस्ट वाले को मानेंगे, और अगर बेंच स्ट्रेंथ डिफरेंट हो गया तो टाइम फैक्टर नहीं है, जिस डिसीजन में ज़्यादा जज थे उसको मानेंगे। क्लियर? तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिया? इतना चीज़ पढ़ ली। टैक्स क्या है, सेस क्या है, टाइप्स ऑफ टैक्स, कॉन्सेप्ट एंड सोर्सेस। उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बेसिक कॉन्सेप्ट के नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे और टैक्स में इन करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी गुड।